Okay, so now we are going to start the new chapter that is capacitance and after capacitance that is dielectrics. तो ये जो chapter है इसको भी कई orders में लिया जाता है. So some of the places इसको electrostatics के continuation में ही लिया जाता है because actually in a way it is a continuation of electrostatics. Capacitance जो है कई बार ऐसा current electricity के बाद भी लिया जाता है इसको क्योंकि there is also an idea of capacitor circuits. तो current electricity में circuit solving सीखते तो उसके बाद तो बहुत सारे ऑर्डर्स हैं तो हम लोग अपने वाले ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, वी टुक अ ब्रेक इन बिटवीन, वी वेंचर्ड इनटू वेव्स एंड साउंड एंड देन वी आर बैक टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. मीन ग्रेविटेशन भी बीच में किया और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कॉन्टिन्यूएशन ही समझ लो. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कैपेसिटर होता क्या है. व्हाट इज अ कैपेसिटर? तो कैपेसिटर की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है. दो कंडक्टर्स ले लो, टेक वन कंडक्टर एंड टेक वन मोर कंडक्टर. आर्बिट्रेरी शेप, आर्बिट्रेरी ओरिएंटेशन, दो कंडक्टर्स ले लो, एक के ऊपर प्लस क्यू दे दो, दूसरे के ऊपर माइनस क्यू दे दो, तो ये कैपेसिटर बन गया. समझ गए? मतलब एक हाथ में यू होल्ड अ फोर्क एंड द अदर हैंड यू होल्ड अ स्पून. फोर्क एंड स्पून दे फॉर्म अ कैपेसिटर. ये आवा कैपेसिटर. एक को प्लस क्यू दे दो, दूसरे को माइनस क्यू दे दो, तो ये कैपेसिटर बन जाता था. ये टू just you need two conductors to form a capacitor and they should not be in electrical contact directly. They should be separated by vacuum or some dielectric medium. तो ये कैपेसिटर बन जाता है. ठीक है, कभी कभी क्या है कैपेसिटर हम सिंगल कंडक्टर का कैपेसिटर भी मानते हैं. मतलब कई बार क्या है कि यू डोंट नीड टू कंडक्टर्स, यू समटाइम्स हैव ओनली वन कंडक्टर एंड विद वन कंडक्टर आल्सो यू कैन फॉर्म अ कैपेसिटर. बट उस केस में हम मेंटली क्या इमेजिन करते हैं, व्हेन यू हैव ओनली वन कंडक्टर यू अज्यूम दैट द अदर कंडक्टर इज एट इंफिनिटी. तो समझ गए? तो किसी एक कंडक्टर को अगर तुमने प्लस क्यू दे दिया तो हम मान लेते हैं कि इंफिनिटी पे एक और कंडक्टर है जो उसका पार्टनर है जिसके ऊपर हमने माइनस क्यू चार्ज किया. दैट्स हाउ वी डिफाइन द कैपेसिटर मेड अप ऑफ अ सिंगल कंडक्टर. ओके, पढ़ लेते हैं इसको. फॉर्मली क्या लिखा? टू आर्बिट्ररी कंडक्टर्स केप्ट एट सम सेपरेशन फ्रॉम ईच अदर फॉर्म अ कैपेसिटर. Typically, the two conductors are given charges of equal magnitude and opposite polarities. However, in some problems, we come across unequal magnitude charges as well. नॉर्मली कैपेसिटर में हमेशा प्लस क्यू और माइनस क्यू दिया जाता है, बट कभी कभी हम देखेंगे कि अनइक्वल चार्जेस भी दे देते हैं. फिर भी इट्स अ कैपेसिटर एंड हाउ टू हैंडल दैट विल सी व्हेन वी कम टू दोस प्रॉब्लम्स. Sometimes we also visualize a capacitor made up of a single conductor. In such a case, we imagine the other conductor to be at infinity. Imagine a conducting shell of infinite radius. तो मान लो सिर्फ एक पेंसिल, ये मान लो ये कंडक्टर का बना हुआ कॉपर का इमेजिन करो. तो इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है तो दूसरा कंडक्टर क्या है? इनफाइनाइट रेडियस का स्फेरिकल शेल है जो इन्फिनिटी के ऊपर है. कोई दूसरा कॉपर का शेल है इनफाइनाइट रेडियस का. ऐसा इमेजिन करेंगे हम लोग. ठीक है, ओके. Sometimes the two conductors may be separated by insulator or dielectric. तो कभी कभी कंडक्टर के बीच में वैक्यूम ना होके कुछ और भी चीज हो सकती है. पेपर से सेपरेट कर सकते हो, प्लास्टिक से सेपरेट कर सकते हो, किसी भी चीज से सेपरेट कर सकते हो विच इज नॉन कंडक्टिंग. कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल, एवरी इंसुलेटिंग मटेरियल इज अ डाइलेक्ट्रिक. ठीक है, तो कभी कभी उससे भी सेपरेट कर सकते हैं other than the free space. For example, adjacent figure shows capacitor made up of two rolled conductors separated by rolled insulating layer. तो क्या किया, जैसे यहाँ पे ये तुम लोगों को एक कैपेसिटर दिख रहा है बना हुआ, तो क्या किया हमने, एक कॉपर की शीट ले ली. ठीक है, एक कॉपर की शीट लंबी सी ले ली, उसके ऊपर हमने क्या किया, उसके ऊपर समझो एक पेपर की शीट डाल दिया, कार्डबोर्ड की शीट डाल दिया, रबर की शीट डाल दी. उसके बाद फिर क्या किया, फिर एक और कॉपर की शीट ले ली. तो समझ गए, सैंडविच बना दिया, कॉपर शीट, रबर शीट एंड अनदर कॉपर शीट. और उसके बाद फिर सैंडविच को रोल कर दिया. समझ गए? ठीक है, यू जस्ट रोल इट. और फिर तुमको पता है कि इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट नहीं होगा ऊपर वाले कॉपर शीट में और नीचे वाले कॉपर शीट में. इवन आफ्टर रोलिंग इट देयर विल नॉट बी एनी इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट. समझ गए? डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट नहीं हुई, शॉर्टेड नहीं होंगे. तो ये स्पेस बचाने के लिए ऐसे हमने समझ लो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये काइंड ऑफ ऐसे हमने बना दिया. समझ गए? इफेक्टिवली इट्स लाइक इट बिहेव्स लाइक अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो यहाँ पे बीच में ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है ये इंसुलेटर है. और जनरली चार्ज करने के लिए बैटरी से कनेक्ट करते हैं. तो एक कंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, दूसरे टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से, दूसरे कंडक्टर को नेगेटिव टर्मिनल से कंडक्ट कर देते हैं. तो ये हम लोगों का कैपेसिटर का एग्जांपल हो गया. ठीक है, तो कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या है? सिंपल है, समझ में आ गया. बस दो कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, नॉट इन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, दे विल ऑलवेज फॉर्म कैपेसिटर. ठीक है, तो ये तो बात हुई कैपेसिटर की. अभी कैपेसिटर के बाद अगली बात हमें करनी है कैपेसिटेंस. द अदर थिंग इज कैपेसिटेंस, जो एक क्वांटिटेटिव फैक्टर है रिलेटेड टू एनी कैपेसिटर. किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन होती है? तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कैपेसिटेंस की. क्या है? When two conductors forming a capacitor are given charges plus Q and minus Q and the potential difference between them is capital V, then we define the capacitance of the system of the conductor as simply C is equal to Q by V. मतलब
ये फोक है और इधर मेरे पास स्पून है, इसको प्लस क्यू दिया, इसको माइनस क्यू दिया, तो इनके बीच में कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना। इनफैक्ट कंडक्टर है तो ये पूरा का पूरा एक पोटेंशियल पे और ये पूरा का पूरा एक दूसरे किसी पोटेंशियल पे, तो इनके बीच में कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इनफैक्ट चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इज इट नॉट। सोचो यहाँ पे प्लस क्यू और माइनस क्यू देके वी पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे प्लस 2q और माइनस 2q दे दूंगा तो 2v हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। सोचो क्यों, क्योंकि चार्जेस को मैंने स्केल कर दिया ना 2 के फैक्टर से, 2 के फैक्टर से चार्जेस को स्केल कर दिया। इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी मैंने 2 के फैक्टर से स्केल कर दिया, इज इट। इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज के ही प्रोपोर्शनल होता है, तो इफ यू scale both the charges by some factor, electric field gets scaled by the same factor. इलेक्ट्रिक फील्ड सेम फैक्टर से स्केल हो गया, इसका मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम फैक्टर से स्केल हो जाएगा। तो चार्ज को डबल कर दोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल हो जाएगा, समझ में आई बात की नहीं। तो सीमिंगली ये फॉर्मूले से ऐसा लग रहा है कि कैपेसिटेंस जो है चार्ज पे डिपेंड करती है, वोल्टेज पे डिपेंड करती है, एक्चुअली दोनों पे नहीं डिपेंड करती है। कैपेसिटेंस प्योरली ज्योमेट्रिकल फैक्टर है, चार्ज को डबल कर दोगे पोटेंशियल डिफरेंस अपने आप डबल हो जाएगा, समझ गए कि नहीं। तो ठीक है, तो ये मत सोचना कि कैपेसिटेंस चार्ज पे और वोल्टेज पे डिपेंड करती है। इसी तरह की बात है, जैसे रेजिस्टेंस तो लिखते तो V बाय I हो, लेकिन रेजिस्टेंस ना वोल्टेज पे डिपेंड करती है ना करंट पे डिपेंड करती है, समझ गए कि नहीं, क्योंकि वोल्टेज और करंट प्रोपोर्शनली होते हैं ओमिक कंडक्टर के। तो इसी तरह की बात है, तो कैपेसिटेंस जो है प्योरली मेरा क्या है, ज्योमेट्रिकल फैक्टर है। और कैपेसिटेंस की यूनिट्स क्या होती है, फैराड, ठीक है। फैराडे के ऑनर में इसकी यूनिट को हमने फैराड रखा है। फैराड इज अ वेरी ह्यूज यूनिट, you'll never almost never come across a capacitor with 1 farad or 2 farad type capacitance. कैपेसिटेंस जो होगी हमेशा ही तुमको माइक्रो फैराड्स में मिलेगी, माइक्रो फैराड्स में मिलेगी या माइक्रो फैराड से कम में भी मिल सकती है। यू कैन गेट इट इन पिको फैराड आल्सो। पिको कितना होता है, माइक्रो इज 10⁻⁻⁶ एंड फिर उसके बाद नैनो होता है 10⁻⁹ और पिको होता है 10⁻12, राइट। तो 10⁻⁶ से 10⁻12 फैराड के बीच में जनरली तुमको कैपेसिटेंस मिलेगी। पिको फैराड्स में भी कई बार मिलते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है, ओके। तो ये कमर्शियली यहाँ पे जैसे कैपेसिटर्स कमर्शियली जो अवेलेबल होते हैं वो इस तरह से दिखा रखे हैं कुछ कमर्शियल कैपेसिटर्स। तुम लोगों का जो फैन होता है, फैन का अगर कप उठा के देखोगे तो उसमें भी एक कैपेसिटर होता है, वो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है। तो बाहर में तो तुम्हें खाली केसिंग नजर आ रही होती है, एक्चुअली कंडक्टर्स उसके अंदर होते हैं, उससे 2 टर्मिनल्स कनेक्ट करने के लिए लगा रखे होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के दिखते हैं, ये छोटे छोटे सर्किट बोर्ड्स पे भी तुम देख पाओगे, अगर कभी खोल के देखोगे किसी ट्रांजिस्टर वगैरह को खोल के देखोगे तो सर्किटरी के अंदर तुमको इस तरह की कैपेसिटर्स नजर आ जाएंगे। तो 2 टर्मिनल डिवाइस है, ठीक है, ओके। तो क्या लिखा मैंने, इवन दो C is equal to Q by V, it neither depends on Q nor on V. Rather, it is purely a geometrical factor. Consider the charges on both conductors to increase eta times. Then by uniqueness, the distribution still is similar to the original distribution. ठीक है, यूनिकनेस थ्योरम से डिस्ट्रीब्यूशन जो मेरा सिमिलर ही होगा, क्योंकि इक्विपोटेंशियल करने के लिए एक यूनिक टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन आता है ना। तो चार्जेस को एज इट इज तुम स्केल कर दोगे उसी फैक्टर से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, तो हमारा जीरो पोटेंशियल डिफरेंस यानी इक्विपोटेंशियल वाली कॉन्फ़िगरेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। बस उसको स्केल कर दोगे उस फैक्टर से, तो यू विल गेट जीरो फील्ड इनसाइड दिस कंडक्टर एंड द अदर कंडक्टर आल्सो। तो इसलिए, और हमें पता है कि यूनिकनेस थ्योरम से वही एक कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, राइट। और 2 तरीके हो नहीं सकते जीरो फील्ड करने के, ठीक है। तो क्या लिखा, then by uniqueness the distribution is still similar to the original distribution. This will scale up the field everywhere in space by the same factor, and hence the potential difference will also become eta times V. Thus C is eta Q upon eta V, समझ गए। तो इट इज स्टिल Q by V। तो चार्ज और वोल्टेज पे नहीं डिपेंड करता, खाली ज्योमेट्रिकल ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। By charge of a capacitor we mean magnitude of charge on one of the conductors. Net charge is 0 in most situations. तो कभी कभी बोलते हैं what is the charge on the capacitor? तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर मतलब ये नहीं होता कि दोनों प्लेट्स के चार्ज को ऐड कर दो, वो तो 0 ही आ जाएगा, इज इट। तो उसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन ऑफ द कंडक्टर, समझ गए। पेयर है ना कंडक्टर का, तो उसमें एक कंडक्टर पे कितना चार्ज का मैग्नीट्यूड है, दैट इज द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि किसी भी सिस्टम की कैपेसिटेंस निकालनी कैसे, व्हाट आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर फाइंडिंग द कैपेसिटेंस। तो क्या है, डेफिनेशन से ही हमारे स्टेप्स निकल के आते हैं। क्या है, एक कंडक्टर को प्लस क्यू दे दो, दूसरे को माइनस क्यू दे दो, ठीक है। फिर क्या करो, फाइंड द फील्ड इन द रीजन बिटवीन द कंडक्टर। प्लस क्यू माइनस क्यू देके बीच में देखो कि फील्ड क्या बन रहा है, स्पेस का क्या फंक्शन बन रहा है, ठीक है। और फिर क्या करना है, इंटीग्रल ई डॉट डी आर निकाल दो पॉजिटिव कंडक्टर से नेगेटिव कंडक्टर, समझ गए। ये फील्ड लाइंस के अलोंग चलते हो तो पोटेंशियल घटता है, राइट। तो ई डॉट डी आर पॉजिटिव कंडक्टर से नेगेटिव कंडक्टर की तरफ जा रहे हो तो तुम्हारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस से मतलब होता है। तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी में हम इंटरेस्टेड होते हैं। पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट तक जाने में हमारा कितना वर्क हो रहा है वो देख लो फॉर यूनिट चार्ज, तो वो ई डॉट डी आर हो गया, राइट। तो ई निकल गया तो ई डॉट डी आर निकल जाएगा, और उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, फिर मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। फाइंडिंग ई डॉट डी आर फ्रॉम पॉजिटिव कंडक्टर टू नेगेटिव कंडक्टर, दिस इज योर वी।
तो Q है और V है Q के टर्म्स में, तो फिर बस दोनों को डिवाइड कर दिया तो मेरे पास कैपेसिटेंस आ जाएगी, ठीक है। अब इसका सिंपल सा एक एग्जांपल देखते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, एक मेरे पास लंबी चौड़ी प्लेट है, दूसरी भी लंबी चौड़ी प्लेट है और इनको कुछ सेपरेशन से रखा हुआ है, ठीक है। और प्लेट्स का एरिया मान लो A है, तो मॉडलिंग के लिए हम इसको इनफाइनाइट प्लेट जैसा मॉडल करते हैं। ऑल्दो दिस इज नॉट स्ट्रिक्टली करेक्ट, क्योंकि तुम्हें पता है कि एंड पॉइंट्स पे फ्रिंजिंग होगी फील्ड की, ठीक है। एंड पॉइंट्स पे तो फिर डाइपोल में जैसे फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही होती है तो फ्रिंजिंग होती है, बट फॉर मोस्ट पार्ट वी कैन अज्यूम इट लाइक इनफाइनाइट प्लेट्स की तरह से फील्ड को इमेजिन कर सकते हैं, राइट। तो क्या क्या किया मैंने, फॉर मोस्ट पर्पसेस वी मॉडल द फील्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स होना चाहिए, दिस शुड बी प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स, जस्ट वन सेकंड, पैरेलल प्लेट्स एज द वन जनरेटेड बाय इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट्स, ठीक है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो फील्ड बिटवीन द प्लेट्स क्या हो जाएगा, तो इसके ऊपर अगर खाली प्लस की हो तो इसका फील्ड कंट्रीब्यूशन होगा Q/2A एप्सिलॉन नॉट, और इसका भी कंट्रीब्यूशन क्या होगा Q/2A एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों को मिला देंगे तो बीच में क्या हो जाएगा, नेट फील्ड Q/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 2, ये आई कैप में इतना फील्ड हो गया, राइट। तो यहाँ तो कांस्टेंट फील्ड ही आ गया Q/A एप्सिलॉन नॉट आई कैप। अब वर्क डन इन अ यूनिट, मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस कर देते हैं, तो कांस्टेंट फील्ड है तो कोई इंटीग्रेशन की भी जरूरत नहीं है, राइट। तो क्या आ जाएगा, तो E इंटू डी, अगर ये डिस्टेंस मेरा D है तो E इंटू डी मैं कर दूंगा तो मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो क्या आ गया, ये Q/A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, तो QD/A एप्सिलॉन नॉट मेरा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, राइट। तो ये मेरा V आ गया, तो अब Q/V निकालना है, तो Q/V करोगे तो बस इसी को रीअरेंज करना है, तो क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट A/D। तो क्या आ गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या आ गई, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D, वेयर A इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड D इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तो देख सकते हो कि ये प्योरली ज्योमेट्रिकल फैक्टर ही है ना, एरिया ज्योमेट्रिकल बात है, सब प्लेट सेपरेशन भी ज्योमेट्रिकल बात है। तो कैपेसिटेंस जो होती है हम लोगों की प्योरली ज्योमेट्रिकल एक फैक्टर है, ठीक है। बाय द वे बीच के अंदर अगर फील्ड तुम्हें देखना है तो अगर इसको Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंडिविजुअली नहीं देखना चाहते तो डायरेक्टली कंडक्टर वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तुमको पता है किसी भी कंडक्टर के पास में फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन होता है, ये नेट फील्ड होता है, खाली उसके खुद की वजह से नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे, ये इलेक्ट्रोस्टैट्स में याद करो, कंडक्टर में पढ़ा था हमने, यहाँ पे इनर प्लेट के ऊपर ही सारा प्लस क्यू आ जाएगा, यहाँ पे भी इनर प्लेट के ऊपर ही सारा माइनस क्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे सिग्मा Q/A हो जाएगा और सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट करोगे तो वो भी Q/A एप्सिलॉन नॉट ही बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली रिजल्ट यही आने वाला है कैपेसिटेंस का। आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीबॉडी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स। ये काइंड ऑफ रिपीट है, मैंने बताया था कि फोर्स कैसे निकालते हैं, किसी भी कंडक्टर के ऊपर खुद की वजह से कोई फोर्स नहीं लगता है, फील्ड दूसरे का देखना और चार्ज इसका देखना, समझ गए कि नहीं। तो इस रीजन में जो प्लेट्स के बीच का जो रीजन है, इसमें जो फील्ड था मेरे Q/A एप्सिलॉन नॉट था, लेकिन इसमें आधा लेफ्ट प्लेट पे और आधा राइट प्लेट पे। तो अगर मेरे को राइट प्लेट पे फोर्स निकालना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को आधा फील्ड लेके उसको इसके चार्ज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो क्या लिखा मैंने, फोर्स इज इक्वल टू द फील्ड टू वन कंडक्टर मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज ऑफ द अदर कंडक्टर। तो क्या हो जाएगा, फोर्स मेरा Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, समझ गए। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया प्लेट्स के बीच में, Q² एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। क्लियर है सभी को। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का डेफिनेशन है नेगेटिव वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इन ब्रिंगिंग अ सिस्टम फ्रॉम सर्टेन रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन टू द गिवन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो अभी या फिर दूसरा हमको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हाफ एप्सिलॉन नॉट E² भी हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने बात की थी, ऑल्दो मैं उसको यूज नहीं करूंगा यहाँ पे। हम क्या मानते हैं, जैसे कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही इमेजिन करते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में मान लो मैं अभी मैं पैरेलल प्लेट्स को क्रिएट करने जा रहा हूँ, चार्जेस को क्रिएट करने जा रहा हूँ। इनिशियली मेरे पास सारे के सारे चार्जेस ओवरलैपिंग है, ऑल पॉजिटिव चार्जेस आर ओवरलैपिंग विद ऑल नेगेटिव चार्जेस। तो इस टाइम पे तो जब प्लेट्स में मतलब जीरो सेपरेशन है समझ लो, तो ऐसा होगा ना, प्लस क्यू और माइनस क्यू एक तरह से जुड़े हुए ही है। इस टाइम पे स्पेस में कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं है, कहीं पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये प्लस क्यू माइनस क्यू जो जुड़े हुए हैं इनको मैं अभी दूर दूर ले जाना शुरू कर रहा हूँ। तो दूर दूर ले जाऊंगा तो अभी क्या होगा, जैसे ही हल्का सा सेपरेशन हुआ Q²/2 एप्सिलॉन नॉट फोर्स हो जाएगा इसके बीच में। अब ये जो भी फोर्स है, इससे अगर मैं d डिस्टेंस से लेके जा रहा हूँ तो मेरे को कुछ वर्क करना पड़ेगा, कितना, Q²/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू d, इतना वर्क करना पड़ेगा। और ये जितना भी मैंने वर्क किया तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कह सकते हो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर स्लोली मूव किया तो, या फिर दैट इज आल्सो इक्वल टू द नेगेटिव वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी चेंज आ जाएगा, राइट। अच्छा अभी क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी मेरे को मिल जाएगी, और ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड कितने रीजन में, ये कैपेसिटर प्लेट्स के बीच का जो रीजन है उसका वॉल्यूम कितना होगा, प्लेट का एरिया A है और प्लेट सेपरेशन D है, तो ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा, A इंटू D वॉल्यूम हो जाएगा, राइट। तो जितना भी मेरे पास एनर्जी आ गया उसको मैं
इस वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो यही काम हम करने वाले हैं। तो क्या लिखा, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन स्लोली अरेंजिंग द सिस्टम विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, नाउ लेट सी बी द कैपेसिटेंस ऑफ अ सिस्टम। मान लो सी कैपेसिटेंस है, ओके, लेट द कंडक्टर्स हैव इंस्टेंटेनियस चार्जेस प्लस क्यू और माइनस क्यू। ठीक है, कैपेसिटेंस सी है और चार्जेस मेरे क्या है, प्लस स्मॉल क्यू और माइनस स्मॉल क्यू इनके चार्जेस है। देन इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, v इक्वल टू क्यू बाई सी हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस यही हो जाएगा ना, v इक्वल टू क्यू बाई सी। नाउ सपोज वी मूव एन एडिशनल dq फ्रॉम नेगेटिव कंडक्टर टू द पॉजिटिव कंडक्टर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो मेरा क्या हो जाएगा, q बाई सी हो जाएगा ना पोटेंशियल डिफरेंस। अब मान लो dq चार्ज नेगेटिव वाली प्लेट से पॉजिटिव वाली प्लेट के ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो मुझे पता है अभी चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, v इंटू डी हो जाएगा ना, चेंज इन पोटेंशियल। बोलो, तो क्या लिखा मैंने, du इक्वल टू v इंटू डी, तो वो क्या हो जाएगा, देखो तो v तो मेरा q बाई सी था और एक और dq से मल्टीप्लाई करके, तो q dq बाय c, ये मेरा चेंज इन पोटेंशियल हो गया इन प्रोसेस ऑफ मूविंग अनदर dq। Now suppose suppose we wish to shift a total charge capital Q from one initially neutral conductor to the other conductor। तो मेरी प्लेट पे क्या है, मैं कैपिटल Q को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना चाह रहा हूँ ताकि इधर माइनस क्यू रह जाए और इधर प्लस क्यू आ जाए, या फिर समझो माइनस क्यू को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना चाह रहा हूँ। तो उस प्रोसेस में मेरा टोटल पोटेंशियल एनर्जी चेंज क्या होगा वो अभी मैं देखता हूँ। तो क्या आ जाएगा वो मेरा, तो Q इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं, Q डी क्यू बाई सी को जीरो से लेकर कैपिटल Q तक इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो नाउ सपोज वी विश, ठीक है, वो इनिशियली न्यूट्रल कंडक्टर से हमें काम करना है, तो देन द टोटल पोटेंशियल एनर्जी एक्यूमुलेटेड इन द प्रोसेस क्या हो जाएगा, टोटल यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी यू, तो क्यू डी क्यू बाई सी को जीरो से कैपिटल क्यू तक इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, अब सी तो मेरा कांस्टेंट है, एक गिवन ओरिएंटेशन में एक गिवन ज्योमेट्री के साथ में, तो कांस्टेंट कैपेसिटेंस है ना, तो सी को मैंने बाहर निकाल लिया इसके और इंटीग्रेट कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय टू आ जाएगा मेरा जीरो से क्यू तक। तो मेरी क्या आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, क्यू स्क्वायर बाय टू सी इक्वल टू हाफ क्यू बी इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। बाय द वे ये खाली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए नहीं है, अगर तुम इस डेरिवेशन को देखो तो इस डेरिवेशन में कहीं पे भी मैंने ये नहीं बोला कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। सो दिस इज इन जनरल ट्रू, आल्सो ट्रू फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बट ट्रू फॉर एनी अदर कैपेसिटर एज वेल। अगर कैपेसिटेंस मेरी सी है और चार्ज मैंने क्यू दिया है, तो स्पेस में स्टोर्ड एनर्जी कितनी है, क्यू स्क्वायर बाय टू सी। ओके, क्यू स्क्वायर बाय टू सी इज द टोटल स्टोर्ड एनर्जी। अच्छा, क्यू इक्वल टू सी वी होता है या सी इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, तो अभी मैं चाहूं तो इसी फॉर्मूले को Q और V के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो C और V के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसी के अंदर C को डाल दो Q बाई V, तो ये आ जाएगा हमारे पास हाफ CV स्क्वायर, सॉरी हाफ क्यू भी आ जाएगा हमारा। ठीक है, C को एलिमिनेट कर दिया तो हाफ क्यू भी आ जाएगा और नहीं तो हाफ CV स्क्वायर आ जाएगा, Q को एलिमिनेट कर दिया। तो ये मेरी क्या आ गई, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ओके, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एनर्जी डेंसिटी निकालनी है मुझे, तो वॉल्यूम क्या होगी, मैंने वॉल्यूम के लिए अक्सर मैं V के ऊपर कट लगा देता हूँ ताकि पोटेंशियल से हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकें। तो V कट इज बेसिकली द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा, प्लेट एरिया A डिस्टेंस D, तो AD मेरा वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा, U डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, तो हाफ CV स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जो प्लेट्स के बीच में, उसको तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस भी लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस लिख सकता हूँ कि नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलो भाई, वर्क डन बाय यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही तो होता है ना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से वहां तक जाने का। तो ये E इंटू डी तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, बोलो ठीक है कि नहीं, E इंटू डी इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या लिख दिया मैंने, तो C को तो मैं लिख दिया एप्सिलॉन नॉट A बाई डी जो अभी प्रूफ किया था, और फिर V को लिख दिया E इंटू डी होल्स, तो ये तो हो गया मेरा एनर्जी स्टोर्ड, और वॉल्यूम कितना है A इंटू डी, तो ये क्या आ जाएगा, अब इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ठीक है, ये वही अपना फेमिलियर एनर्जी डेंसिटी आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यूज नहीं किया, लेकिन एक और केस में वेरीफाई किया, पहले भी हमने कुछ केसेस में वेरीफाई किया था, रिगरसली तो प्रूव कभी भी नहीं किया हमने इसको, बट एक और केस मिल गया जहाँ पे सेम हमारे पास एनर्जी डेंसिटी आ गई, क्या हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू E स्क्वायर। तो ये एनर्जी डेंसिटी हम लोगों की हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर आ गई। We have proved the result for electrostatic energy density in a parallel plate capacitor. However, the same results hold true for energy density anywhere in free space. ये वही स्टेटमेंट जो मैंने पहले बोली थी वही रिपीट है, irrespective of how the electric field is generated. जैसे मर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो, यही हमारी स्पेस में, फ्री स्पेस में एनर्जी डेंसिटी होती है। ठीक है, क्लियर हो गया ये सभी को। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्रिंजिंग। तो नॉर्मली तो हम फ्रिंजिंग को हमेशा इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन तुम्हें पता है कि कोई भी प्लेट जो होती है लिटरल इनफाइनाइट तो नहीं हो सकती है, कोई भी प्लेट की कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं तो बाउंड्री होगी। तो प्रैक्टिकली क्या होता है, देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे प्रैक्टिकली तो सारी की सारी फील्ड लाइंस कैपेसिटर प्लेट्स के अंदर ही है, लेकिन बाहर में भी थोड़ा बहुत फील्ड हो सकता है। ठीक है, थोड़ा बहुत फील्ड हो क्या सकता है, थोड़ा बहुत फील्ड होगा।
दैट विल बी वेरी वेरी स्मॉल बट देयर विल बी सम फील्ड। तो ये नॉर्मली ज्यादातर प्रॉब्लम्स में ये रेलेवेंट नहीं होता, बट देयर विल बी अ क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स इन विच दिस फ्रिंजिंग फील्ड विल बिकम रेलेवेंट। एक्चुअली हम लोग बाद में डायलेक्ट्रिक्स पढ़ेंगे, तो डायलेक्ट्रिक्स के अंदर एक्चुअली फ्रिंजिंग फील्ड का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पे अगर किसी डाइपोल को रख दोगे यहाँ पे इसके फील्ड में, तो ये डाइपोल पे सोचो, अभी ये चीज वैसे बाद में दोबारा आएगी, लेकिन सोचो यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज पड़ा तो पॉजिटिव चार्ज को ये फील्ड जो रिपेल कर रहा होगा ऐसे, इज इट नॉट? और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज पड़ा तो नेगेटिव फील्ड को, नेगेटिव चार्ज को ये क्या कर रहा होगा, पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा ये फील्ड, नहीं? तो नेगेटिव पे ऐसे करके ऐसे फोर्स लगेगा। हाँ, तो अभी इस डाइपोल के ऊपर नेट रिजल्टेंट फोर्स जो होगा तुम्हारा नॉन जीरो आ जाएगा। समझ में आ रही बात के नहीं? ठीक है, तो क्या लिखा, वाइल फॉर सिंपली, इनफैक्ट एक्टिव नेट बनना चाहिए यहाँ पे अगर मेरा डाइपोल है। हाँ, अगर या ऐसे डाइपोल है, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव है, हाँ ऊपर में नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव चार्ज है, मान लो ऐसे वर्टिकल डाइपोल यहाँ पे रखा, देखना ध्यान से, ये माइनस ये प्लस, तो इस माइनस क्यू को तो ये अट्रैक्ट करेगी प्लेट, ठीक है। ये फील्ड लाइन अगर ऐसे जा रही है तो माइनस क्यू पे ऐसे अट्रैक्शन लगेगा और इस प्लस क्यू पे ऐसे रिपल्शन लगेगा, तो तो इसकी वजह से ओवरऑल डाइपोल के ऊपर इनवर्ड फोर्स लग रहा है, इज इट नॉट? तो इट टर्न्स आउट ये इस कैपेसिटर के अंदर है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालोगे तो उसके अंदर अपने आप पोलराइजेशन होता है, वो कैसे होता है वो सब बात बाद में करेंगे। लेकिन क्या होगा, ये स्पॉन्टेनियसली सक कर लेता है डाइलेक्ट्रिक को, या फिर इस कैपेसिटर को तुमने किसी पानी के अंदर जैसे डुबा दिया या किसी लिक्विड के अंदर डुबा दिया, तो उस लिक्विड के अंदर अगर डाइपोल्स हैं तो वो डाइपोल्स को ये अंदर की तरफ स्पॉन्टेनियसली सक करता है फ्रिंजिंग फील्ड की वजह से, तो अंदर की तरफ इट ट्राइज टू सक इन ऑल द लिक्विड। इट विल नॉट बी एबल टू, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है तो सक तो नहीं कर पाएगा, बट कोशिश करता है कि अंदर सक कर ले सारा लिक्विड को, और उसकी वजह से क्या होता है, इस रीजन में प्रेशर एक्सेस हो जाता है, अंदर एक्सेस प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। तो वो सारी बात हम डायलेक्ट्रिक्स के लेक्चर्स में करेंगे, बट समझ में आ रहा है ना कि फ्रिंजिंग फील्ड कैन बिकम रेलेवेंट, क्योंकि ये फ्रिंजिंग फील्ड की वजह से ये सेक्शन क्रिएट होगा जो अंदर की तरफ है, ठीक है। ठीक है, क्या लिखा मैंने, while for simplicity we had modeled the field due to a parallel plate capacitor like a system of infinite plates. Actually, near the ends of plate there is a distortion of field lines, which becomes an important consideration in some of the analysis, such as forces on dielectrics, which will be discussed later. For a point at a very large distance from the capacitor will behave like a point dipole, ठीक है। तो बहुत लार्ज डिस्टेंस पे कैपेसिटर का अगर फील्ड निकालना तो बिल्कुल डाइपोल की तरह से ट्रीट कर लेंगे। तो नॉर्मली तो ऐसे क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है प्रोटोव का, उसके अंदर यही पूछा हुआ है कि इनफैक्ट फोर्स बिटवीन टू कैपेसिटर्स पूछा हुआ, एक प्लस क्यू माइनस क्यू ऐसे करके कैपेसिटर लगा रखा है, थोड़ी दूर पे एक और प्लस क्यू माइनस क्यू का कैपेसिटर दे रखा है, ठीक है, और ये डिस्टेंसेस लार्ज हैं एज कंपेयर टू द साइजेस ऑफ द प्लेट्स। फिर पूछा व्हाट इज द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू कैपेसिटर्स, तो बच्चे सोचते हैं इसमें क्या करें यार कैपेसिटर को, तो डाइपोल की तरह ही मॉडल करना है। ये कैपेसिटर अपने आप में एक डाइपोल है, दूसरा कैपेसिटर अपने आप में एक डाइपोल है, और डाइपोल डाइपोल जो एक्सियल पोजीशन पे रखे हुए, तो एक्सियल पोजीशन में स्टैंडर्ड फोर्स का फॉर्मूला सब लोगों को मालूम है, याद है क्या होता है एक्सियल पोजीशन में, कोलिनियर डाइपोल तो 6 का फैक्टर आता है, राइट, और बाकी सारी पोजीशंस में परपेंडिकुलर में 3 का फैक्टर आता है, ठीक है, ऐसे पैरेलल में ऐसे इस सब में 3 का फैक्टर आता है, तो उस तरह का भी क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है। तो आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीबॉडी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कंसेंट्रिक सिलिंड्रिकल शेल कैपेसिटर। तो एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे क्या अंदर एक मेरे पास कंडक्टिंग सॉलिड ले लो, कंडक्टिंग या फिर हॉलो ले लो, फर्क नहीं पड़ता, यू नो दैट ऑल द चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर रिजाइड्स ऑन द सरफेस ओनली, राइट। तो अंदर चाहे हॉलो सिलेंडर ले लो या फिर हम सॉलिड सिलेंडर भी इमेजिन कर सकते हैं। तो मान लो अंदर वाले सिलेंडर को तुमने कुछ प्लस क्यू चार्ज दे दिया, ठीक है, और बाहर वाले सिलेंडर को तुमने माइनस क्यू चार्ज दे दी, दिस बिकम्स अ कैपेसिटर। और हम ये मानेंगे कि ये लेंथ जो है इसकी, ये लेंथ, दिस लेंथ इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द रेडियस, तो इसको मॉडल करने के लिए वापस इनफाइनाइट लेंथ की तरह से मॉडल करेंगे हम लोग। ऑल्दो इसमें भी थोड़ा तो फ्रिंजिंग इफेक्ट होगा, एंड पॉइंट्स पे कुछ तो नया सा इफेक्ट दिखेगा, बट हम इसको कैसे इमेजिन करेंगे, विल इमेजिन इट लाइक एन इनफाइनाइट, मतलब फॉर द पर्पस ऑफ मॉडलिंग ऑफ फील्ड विल ट्रीट इट लाइक इनफाइनाइट, ठीक है। तो इनफाइनाइट सिलेंडर, अच्छा बाय द वे याद है सिलिंड्रिकल शेल के लिए भी शेल थ्योरम लगती है। सिलिंड्रिकल शेल के लिए कैसा बिहेव करता है सिलिंड्रिकल शेल, जैसे सारा का सारा चार्ज उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड और लाइन चार्ज की तरह बिहेव करता है। सिलिंड्रिकल शेल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ लाइन चार्ज, ओके। तो बस, तो अभी मेरा क्या स्टेप्स था कैपेसिटेंस निकालने के लिए, मुझे प्लस क्यू माइनस क्यू देना, फिर इस रीजन में फील्ड डिफाइन करना, फिर उसके बाद फील्ड का इंटीग्रल ई डॉट डी आर कर देना, ठीक है। या फिर तुमको लाइन चार्ज का पोटेंशियल पता है तो सीधे पोटेंशियल डिफरेंस लगा दो, क्योंकि तुम्हें पता है इन्फिनिटी से यहाँ तक तो ये प्लस किया ये माइनस किया, तो शेल थ्योरम से बाहर में तो सारा फील्ड जीरो ही है, तो यहाँ से यहाँ तक बस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, और पोटेंशियल डिफरेंस में भी खाली अंदर वाले कंडक्टर का रोल है, याद है लॉग वाला फॉर्मूला था। तो इधर से इधर तक अगर पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला डायरेक्टली याद है तो सीधे लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे दोबारा से बेसिक से किया, बट इफ यू रिमेंबर दैट फॉर्मूला यू कैन डायरेक्टली अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इनर शेल एंड आउटर शेल, एंड यू नो दैट in that potential difference this minus q will have no role whatsoever. Why? Because it's not creating any field in this region, right? ठीक है, तो क्या किया मैंने, we imagine the capacitor to be sufficiently long so that field may be taken as radial यानी cylindrically radial, समझ गए। Now by shell theorem for cylindrical shells E क्या होता है मेरा, lambda by 2 pi epsilon r होता है,
और लैम्डा को मैंने क्या पुट कर दिया, क्यू बाई एल। ये लेंथ एल है मेरी और ये टोटल चार्ज क्यू है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ मेरा क्या हो गया, क्यू बाई एल हो गया। ठीक है, लैम्डा को क्यू बाई एल पुट कर दिया। ठीक है, तो ये तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब मेरे को क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया, तो पॉजिटिव से नेगेटिव तक ई डॉट डी आर करना है मुझे। ठीक है, एक्चुअली तो पोटेंशियल डिफरेंस माइनस ई डॉट डी आर होता है, बट नेगेटिव से पॉजिटिव आओगे तो फिर नेगेटिव लोगे, उससे अच्छा पॉजिटिव से नेगेटिव तक सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड का ही वर्क ले लो, क्योंकि नेगेटिव वाला जो होता है लोअर पोटेंशियल पे होता है, पॉजिटिव वाला हायर पोटेंशियल पे होता है, राइट। तो मैं पॉजिटिव से नेगेटिव ही जाके इंटीग्रल ई डॉट डी आर कर दे रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ डूइंग माइनस ई डॉट डी आर एंड गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो इट्स द सेम थिंग इफेक्टिवली, राइट। तो ई डॉट डी आर कर दिया, ए से बी तक, इनर रेडियस ए, आउटर रेडियस बी है, तो बस ये लॉग में आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया क्यू बाई टू पाई एल एप्सिलॉन नॉट लॉग ऑफ बी बाई ए, ये आ गया हमारा। ठीक है, तो अभी क्यू बाई वी करना है, तो क्यू बाई वी क्या आ जाएगा, टू पाई एल एप्सिलॉन नॉट लॉग ऑफ बी बाई ए, ये मेरा कैपेसिटेंस आ गया, समझ में। ठीक है, इसमें कई बार कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ पूछा होता है, तो फिर उसमें एल मिसिंग होगा, एल से डिवाइड कर दोगे तो एल मिसिंग हो जाएगा। तो ये हम लोगों का फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंसेंट्रिक शेल कैपेसिटर। क्लियर है सभी को, समझ में आ गया। ठीक है, कंसेंट्रिक सिलिंड्रिकल शेल कैपेसिटर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बाय हार्ट याद रखना। ठीक है, ओके, 2 पाई एल एप्सिलॉन नॉट log of b by a, तो कमिट दिस टू मेमोरी। क्या लिखा, once again we can readily see that capacitance only depends on the geometry of the conductor arrangement। ये दिख रहा है ना, ये प्योरली ज्योमेट्रिकल फैक्टर है, लेंथ क्या है, ज्योमेट्रिकल फैक्टर है, b और a क्या है, ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स हैं, राइट। तो b a l, ठीक है, ये सब कुछ ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बाकी सब कांस्टेंट्स हैं। कैपेसिटेंस ऑलवेज डिपेंड्स ओनली ऑन ज्योमेट्री एंड नेवर ऑन एनीथिंग एल्स, ना चार्ज के ऊपर, ना पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, ना किसी और चीज के ऊपर, केवल ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करती है कैपेसिटेंस। ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल कैपेसिटर। तो वापस कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल कैपेसिटर में क्या है, अंदर एक स्फेरिकल शेल है जिसके ऊपर प्लस क्यू दिया, ये सॉलिड भी हो तो फर्क नहीं पड़ता, अंदर में प्लस क्यू दे दिया और बाहर में एक और शेल है जिसके ऊपर मैंने माइनस क्यू दे दिया। ठीक है, अब प्लस क्यू माइनस क्यू देने के बाद इनका बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहो तो सीधे के क्यू बाय आर वाला फॉर्मूला लगा लो। तुम्हें पता है अंदर वाले से बाहर वाले के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस में इस माइनस क्यू का कोई रोल ही नहीं होगा, इज इट नॉट। क्यों नहीं होगा रोल, क्योंकि शेल थ्योरम से इसकी वजह से फील्ड ही नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या होता है, वर्क डन बाय फील्ड ही तो होता है। तो बस इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल देख लो और इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल देख लो और पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, समझ गए। इनर शेल पोटेंशियल माइनस आउटर शेल पोटेंशियल, तो डायरेक्टली कर लो, या फिर फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ आर निकाल के इंटीग्रल ई डॉट डी आर कर लो, उससे भी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, दोनों से सेम ही रिजल्ट आएगा। तो मैंने तो यहाँ पे इंटीग्रेट किया, बट इलेक्ट्रोस्टैट से तुम्हें रिजल्ट याद है तो डायरेक्टली लगा लो। ठीक है, तो इसे लिटिल टाइम, 1 सेकंड बचेगा। ठीक है, क्या लिखा, हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द कंडक्टर्स बाय शेल थ्योरम इज गिवन बाय E इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon q by r square r cap, यही होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, a से लेके b तक e डॉट dr का इंटीग्रल, तो q by 4 pi epsilon और dr से r cap डॉट करोगे तो खाली dr ही आ जाएगा, dr r cap होता है dr वेक्टर। ठीक है, सो बस इसको सॉल्व करके हमारे पास ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, और फिर अब q by v करोगे तो ये मेरे पास ये कैपेसिटेंस आ गई, क्या 4 pi epsilon b ab upon b minus a, ये हमारी कैपेसिटेंस आ गई। ठीक है, 4 pi epsilon ab upon b minus a, ये भी बाय हार्ट याद रखनी। ठीक है, ओके, क्लियर है सभी को। फिर क्या लिखा मैंने, नोट दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन रेडियाई ए एंड बी सिंपली यू इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2c। इधर से इधर के बीच में अगर मुझे एनर्जी स्टोर्ड निकालनी है तो बस क्या कर सकते हैं, क्यू स्क्वायर बाय 2c। किसी भी कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी क्या होती है, क्यू स्क्वायर बाय 2c होती है। और तुमको पता है कि अगर यहाँ प्लस क्यू दिया, यहाँ माइनस क्यू दिया, तो जो भी एनर्जी स्टोर होगी खाली यहीं पे होगी, इसके बाद इन्फिनिटी तक तो जीरो फील्ड ही है। तो क्यू स्क्वायर बाय 2c में सीधे सीधे इसकी डायरेक्टली एनर्जी लिख सकता हूँ। फॉर दैट मैटर कभी कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक प्रॉब्लम होती है कि हमें इस जगह से इस जगह तक स्टोर्ड एनर्जी निकालनी। कई बार मान लो पॉइंट चार्ज रखा हुआ है और पॉइंट चार्ज से पूछा है कि 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर के बीच में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, तो उसको भी जल्दी से निकालना है तो इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। क्या करो, 10 किलोमीटर पे प्लस क्यू लगा दो और 20 किलोमीटर पे माइनस क्यू लगा दो और कैपेसिटर बना दो। तुमको पता है शेल थ्योरम की वजह से चाहे 10 किलोमीटर पे प्लस क्यू रखो चाहे उसके सेंटर पे प्लस क्यू रखो, फील्ड तो वही होने वाला। तो 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर के बीच में मेरे टोटल स्टोर्ड एनर्जी निकालनी है, तो बस कैपेसिटर बना दो जिसका ए जो है तुम 10 किलोमीटर रख लो और बी तुम्हारा 20 किलोमीटर रख लो और वही चार्ज दे दो जो पॉइंट चार्ज का चार्ज है। ठीक है, एंड यू कैन डायरेक्टली राइट द एनर्जी स्टोर्ड इन दैट एनुलर रीजन, या जो भी है 3D में पता नहीं क्या बोलेंगे। ठीक है, कंसेंट्रिक शेल्स के बीच में जो रीजन है उसके अंदर उस एनर्जी को निकाल सकते हैं, समझ में आया। ठीक है, क्या लिखा, नोट दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन रेडियाई ए एंड बी सिंपली q स्क्वायर बाय 2c for all the regions energies, all other regions, for all other regions होना चाहिए यहाँ पे, should be for all other regions
For all other regions, energy is zero. Energy stored between the certain radii due to a point charge can always be found by modeling the region by concentric spherical shell capacitor which generates the same electric field. ठीक है, ये वही बात जो मैंने अभी बोली, ऐसा स्फेरिकल शेल कैपेसिटर बना लो जिससे एग्जैक्टली सेम फील्ड क्रिएट हो रहा है, तो एनर्जी सेम आ जाएगी। ठीक है, तो समझ में आ गया ये सभी को। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल शेल। तो याद है मैंने बोला था कि कभी कभी सिंगल कंडक्टर की कैपेसिटेंस निकालनी होती है तो फिर दूसरा कंडक्टर कहाँ पे अज्यूम करते, इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो अब मेरे पास आइसोलेटेड स्फेरिकल शेल कैपेसिटर है, तो क्या करोगे, वो भी एक तरह से कह सकते हो आर रेडियस का अगर शेल है तो ए को आर के बराबर रख दो और बी को इन्फिनिटी के बराबर रख दो, तो वो कैपेसिटेंस आ जाएगी। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, रिकॉल फॉर एन आइसोलेटेड कंडक्टर फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग कैपेसिटेंस द अदर कंडक्टर इज अज्यूम्ड टू बी एट इन्फिनिटी। Thus, in the result for concentric shell capacitor, we make B tending to infinity and A is equal to R. B को infinity tend करा देते हैं, because shell radius is assumed capital R. तो अभी C क्या हो जाएगा, 4 pi epsilon naught AB upon B minus A। अब सोचो अगर B tending to infinity है तो ये B upon B minus A की लिमिट तो 1 हो जाएगी, राइट। तो बचेगा क्या, खाली 4 pi epsilon naught A which is 4 pi epsilon naught R। आइसोलेटेड कंडक्टर की क्या कैपेसिटेंस होती है, सिंपली 4 pi epsilon naught R। सेम रिजल्ट ऑल्सो होल्ड्स ट्रू फॉर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। हाँ, इनफैक्ट कंडक्टिंग है तो शेल हो चाहे सॉलिड हो फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम्हें पता सरफेस के ऊपर ही तो चार्ज डिसाइड करता है। तो अंदर सॉलिड स्फीयर ले लो और बाहर शेल ले लो, या फिर अंदर भी शेल ले लो बाहर भी शेल ले लो, कैपेसिटेंस वही की वही आएगी, तो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी क्या है, हम लोगों ने सेल्फ एनर्जी याद करो निकाला था, शेल का एनर्जी कैसे निकाला था, कंडक्टिंग शेल का हमने इंटीग्रेट किया था, हाफ नॉट ई स्क्वायर को आर से लेके इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट किया था। एक तो वो तरीका था, और दूसरा था हम डीक्यू चार्ज शेल के ऊपर लेके आ रहे थे और उसके बाद फिर उसको इंटीग्रेट करके देखा था टोटल चेंजिंग पोटेंशियल। अब हम तीसरे तरीके से निकालने जा रहे हैं। तो तीसरा तरीका क्या है, हमको पता है कि एनर्जी स्टोर्ड क्या होती है, क्यू स्क्वायर बाय 2c होती है। एनर्जी स्टोर्ड जो होती है कैपेसिटर के अंदर, एनर्जी स्टोर्ड क्या होती है, क्यू स्क्वायर बाय 2c। अब आइसोलेटेड स्फीयर है और इन्फिनिटी में दूसरा कंडक्टर, तो यानी क्या है, ये स्फीयर से लेके इन्फिनिटी तक टोटल स्टोर्ड एनर्जी ही आ जाएगी ना अगर क्यू स्क्वायर बाय 2c करोगे तो, राइट। समझ में आ रही बात कि नहीं। तो क्या लिखा, सेल्फ एनर्जी ऑफ अ कंडक्टिंग स्फीयर। बाय द वे कंडक्टिंग स्फीयर हो या कंडक्टिंग शेल हो, इन दोनों की सेल्फ एनर्जी सेम ही होने वाली है। क्यों, क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर थोड़ी ना कुछ चार्ज होगा, तो इसलिए ये मत सोचना कि ये गलती से लिखा है, ये बिल्कुल सही लिखा है, जानबूझ के लिखा है। कंडक्टिंग स्फीयर और कंडक्टिंग शेल की सेल्फ एनर्जी सेम ही होगी, चार्ज अरेंजमेंट एक्जैक्टली सेम होने वाला है, राइट। तो क्या लिखा, तो टोटल स्टोर्ड एनर्जी इन स्पेस क्या हो जाएगा कैपेसिटर में, क्यू स्क्वायर बाय 2c। जब भी ये लिखते हो इसका मतलब क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन द स्पेस बिटवीन द कैपेसिटर कंडक्टर्स। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर बाय 2c, तो ये क्या हो गया, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into 4 एप्सिलॉन नॉट r। और ये ध्यान से देखो तो 1 by 4 एप्सिलॉन नॉट को तो k लिख सकते हैं, तो k क्यू स्क्वायर बाय 2r आ गया, इज इट नॉट। इट्स द सेम रिजल्ट जो पहले हमने दो लंबे लंबे तरीकों से निकाला था, ये कैपेसिटेंस का फार्मूला यूज करके एक झटके में आ गया हमारे पास। ठीक है, दिस इज द सेम रिजल्ट दैट वी ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग आवर स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो क्लियर है, यहां तक सभी को समझ में आ गई बात। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बैटरी एज अ सर्किट एलिमेंट। अभी बैटरी की बात अचानक कहां से क्यों करने लगे हैं, तो वो भी मैं बताता हूँ। थोड़ी ही देर में हम लोग कैपेसिटर सर्किट सॉल्व करने लगेंगे। ठीक है, विल बी सॉल्विंग कैपेसिटर सर्किट्स। कैपेसिटर सर्किट्स में क्या होता है जनरली कि खूब सारे कैपेसिटर्स लगा दिए और बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, तो फिर बैटरी से चार्जेस फ्लो करेंगे तो कहीं कहीं पे किसी किसी प्लेट पे कुछ कुछ चार्जेस आएंगे, तो वो चार्जेस निकालने में हम लोग इंटरेस्टेड हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें मालूम होना चाहिए कि बैटरी क्या करती है, क्यों करती है, वो थोड़ा सा आइडिया हम यहाँ पे लेंगे। तो बैटरी का काम क्या होता है, तो जैसे यहाँ पे देखो तुमको ये बैटरी दिखा रखी है, जैसे लेड एसिड बैटरी, इसमें एक इलेक्ट्रोड लेड का होता है, एक लेड ऑक्साइड का इलेक्ट्रोड होता है। अब बाकी तो केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो नीचे लिखे हुए हैं, बाकी मोटा मोटा क्या काम होता है वो मैं एज अ फिजिक्स टीचर तुम्हें बता रहा हूँ कि करती क्या है बैटरी। किसी भी बैटरी का काम क्या होता है, चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे पंप करने का काम होता है। क्या काम होता है बैटरी का, चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे पंप करने का काम होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज को फील्ड लाइन के अगेंस्ट पंप करना है और नेगेटिव चार्ज को फील्ड लाइन के अलोंग पंप करना है, तभी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी ना। पॉजिटिव चार्ज को फील्ड लाइन के अगेंस्ट पंप करोगे तो फिर उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, राइट। और नेगेटिव चार्ज को फील्ड लाइन के अलोंग पंप करोगे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, फील्ड लाइन के अलोंग बढ़ेगा नेगेटिव चार्ज के लिए, राइट। फील्ड लाइन के अगेंस्ट तो वो नेचुरली फ्लो करता है, फील्ड लाइन के अगेंस्ट अगर ले जाओगे पॉजिटिव चार्ज को तो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा और नेगेटिव चार्ज का फील्ड लाइन के अलोंग पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, राइट। तो बैटरी करती क्या है, तो यहाँ पे ओवरऑल ये कुछ लेड ऑक्साइड है और यहाँ पे लेड और बीच में सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह पड़ा रहता है, जिसका ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है, ओवरऑल इफेक्ट ये होता है कि इससे पॉजिटिव चार्ज पंप होके इधर कुछ आ जाता है हमारा। ठीक है, धीरे धीरे करके जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है, लेड वाली साइड से पॉजिटिव चार्ज पंप हो होके मेरा लेड ऑक्साइड की तरफ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होने लगता है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ केमिकल एनर्जी। केमिकल रिएक्शन का
ऐसा ओवरऑल नतीजा है कि यहाँ से एक्यूमुलेट होके, यहाँ से नेगेटिव से निकल के मेरा इधर जो है चार्ज इकट्ठा होने लगता है, ठीक है। अभी क्या है, जैसे जैसे चार्ज यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है केमिकल एनर्जी की वजह से, तो उसकी वजह से क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हमारा बढ़ता जा रहा है, इज इट नॉट। तो होगा क्या, एक टाइम पे क्या होगा, जो केमिकल फोर्सेज है, केमिकल फोर्सेज तो पॉजिटिव चार्ज को इधर से इधर धक्का देना चाह रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्सेज जो है वो इसको वापस उल्टा धक्का देना चाह रहे हैं। तो क्या होगा, ये फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो क्या होगा, स्टेडी स्टेट में इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, इसके ऊपर कुछ नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा और रिएक्शन हमारा रुका रहेगा। समझ गए कि नहीं, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। लेकिन क्या है, अगर हमने बाहर से कोई तार हमने लगा दिया ऐसे करके, ऐसे कोई एक्सटर्नल वायर मैंने लगा दी, जैसे रेजिस्टर लगा दिया, तो क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस रेजिस्टर के थ्रू ये करंट फ्लो कर सकता है, समझ गए कि नहीं। तो ये बाहर के सर्किट के थ्रू करंट फ्लो करके यहाँ से पॉजिटिव चार्ज फ्लो करके इस नेगेटिव में आ जाएगा। एक्चुअली तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, बट विजुअलाइजेशन के लिए कई बार हम पॉजिटिव चार्ज का फ्लो मान लेते हैं। तो क्या होगा, बाहर से अगर कोई कंडक्टर लगा दिया तो इसके थ्रू चार्जेस फ्लो करके इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब क्योंकि ये चार्जेस फ्लो करने से यहाँ पे ये फील्ड घटने लगेगा, बीच का फील्ड घटेगा, तो फिर से मेरा रिएक्शन आगे चालू हो सकता है, समझ गए कि नहीं। इस तरह से बैटरी जो स्टेडली एक्सटर्नल रेजिस्टर के थ्रू हम एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे जैसे टिपिकल लेड एसिड बैटरी है, तो यहाँ पे केमिकल एनर्जी से ये काम कर रहे हैं। बाकी नॉट जस्ट केमिकल एनर्जी, देयर कैन बी सो मेनी अदर वेज ऑफ पंपिंग द चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो बैटरी का काम क्या, बेसिकली इट्स लाइक अ चार्ज पंप, चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा देती है, ठीक है। समझ गए कि नहीं। जैसे तुम्हारा तुम जाते हो एडवेंचर पार्क्स में जाते हो, तो वहां पे ऐसे थे ना, जैसे स्लाइड से स्लाइड करने के लिए पहले ऊंचाई पे जाते हो और उसके बाद फिर ऊपर से छोड़ देते हैं, स्लाइड करते हुए आते हो। तो ऊपर ले जाने के लिए देयर समटाइम्स, वैसे कई जगह तो मैनुअल स्टेयर्स चढ़ के ही जाना पड़ता है, बट देयर कैन बी सम पंप अगेंस्ट ग्रेविटी। वहां पे क्या है, वो पंप ग्रेविटी के अगेंस्ट तुम्हें ऊपर लेके जाएगा और उसके बाद फिर तुम बाहर नीचे स्लाइड पे स्लाइड करते हुए आ रहे हो, तो इट्स तो कुछ हीट जनरेट होगी, जो भी है, ठीक है। दैट्स नॉट द पर्पस, दैट्स द साइड इफेक्ट, बट ठीक है ना, समझ गए कि नहीं। तो इसी तरह की बात है। तो ऐसे ही चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे पंप कर दिया, एंड दैट चार्ज इज फॉलिंग थ्रू अ रेजिस्टर। तो क्या उस रेजिस्टर में अपना माथा फोड़ते हुए जा रहा होगा इलेक्ट्रॉन, इधर उधर लैटिस पॉइंट से इधर उधर टकराते हुए जा रहा होगा। तो उस प्रोसेस में क्या होगा, कुछ हीट जनरेट होगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा होगा ना, बार बार ऐसे आ रहा है। तो इट्स नॉट अ वेरी नीट एंड क्लीन काइंड ऑफ थिंग की बस आराम से स्लाइड करते हुए आ गया। इलेक्ट्रॉन जो होगा लैटिस पॉइंट से इधर उधर अपना माथा फोड़ते हुए आएगा, तो उस प्रोसेस में नॉट एक्जैक्टली साउंड एनर्जी यहाँ पे, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है, क्योंकि एक्सेलरेटेड चार्ज है, ठीक है। और या फिर अगर अनचार्ज कैपेसिटर प्लेट्स हैं, तो कैपेसिटर प्लेट्स के अंदर हमारा चार्ज फ्लो करके ये सर्किट बनता है। फिर कुछ इक्विलिब्रियम आ जाएगा, वो कैसे आएगा उसकी बात बाद में करेंगे। बट आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया। बैटरी के अंदर जो फील्ड होता है वो किधर से किधर होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है फील्ड, समझ गए कि नहीं। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड विद इन द बैटरी होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। और इनफैक्ट जब तुम बाहर कोई तार से अगर सर्किट को कंप्लीट करोगे, तो वर्क डन इन अ क्लोज पाथ अगर देखोगे, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन जीरो ही हो जाएगा। क्लोज पाथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन जीरो ही होता है। तो फिर सवाल ये कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन जीरो, तो ये जो I²R हीटिंग जो हुई हमारी बाहर, जो हमारी एनर्जी निकली, वो किसके एक्सपेंस पे है, अल्टीमेटली इट इज कमिंग एट द एक्सपेंस ऑफ केमिकल एनर्जी, समझे कि नहीं। तो जो केमिकल फोर्स है वो खाली इतने रीजन में प्रेजेंट है, और केमिकल फोर्स का जो इंटीग्रल है, ई केमिकल बोल सकते हो, ई स्टार, बेसिकली ऐसा सोच सकते हो कि ये तो मेरा कंजर्वेटिव फील्ड है जो चार्ज एक्यूमुलेशन से क्रिएट हुआ। उसके अलावा इसको अपोज करने का भी एक फील्ड है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा, बट जैसे केमिकल फोर्स फील्ड कह सकते हैं। केमिकल फोर्सेज जो चार्जेस को इधर धकेल रहे हैं, ठीक है, कोट्स केमिकल फोर्सेस, बट समझ में आ रहा है ना, एक टेंडेंसी तो है ना चार्जेस को इधर से उधर धकेलने की। तो केमिकल फोर्सेस जो है इधर से इधर जाने में पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज के ऊपर नेगेटिव वर्क कर रहा है इधर से इधर जाने में। तो अब ओवरऑल अगर तुम क्लोज पाथ में देखोगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क जीरो है, और बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड का, सॉरी, इधर से इधर फ्लो करने में इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क नेगेटिव है, और बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क पॉजिटिव है। ओवर द एंटायर लूप इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन जीरो ही होगा, लेकिन एक और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह समझ लो उसको ई स्टार बोल देता हूं, देयर इज सम केमिकल फोर्स पर यूनिट चार्ज दैट इज एक्टिंग। तो वो ई स्टार खाली इधर से इधर प्रेजेंट है, ठीक है, इट्स नॉट प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल लूप। तो ई स्टार की वजह से जो वर्क हो रहा है, उसी की वजह से चार्ज के अंदर हमारी एनर्जी आ रही है। अल्टीमेटली इट्स कमिंग एट द एक्सपेंस ऑफ ई स्टार एंड नॉट ई। इंटीग्रल ई डॉट डीएल तो जीरो ही रहता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंजर्वेटिव फील्ड होता है। तो भले ही यहाँ पे वो उसको अपोज कर रहा है यहाँ पे, लेकिन बाहर अगर पूरा सर्किट जब कंप्लीट करोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का वर्क डन तो जीरो ही रहेगा ओवर द एंटायर लूप, ठीक है। तो कुछ बातें लिखी हैं बैटरी की वर्किंग के बारे में, तो मैंने को लगा यहाँ पे समझाने की जरूरत है, तो पढ़ देते जल्दी से। क्या लिखा, द पर्पज ऑफ अ बैटरी कैन बी लाइकेंड टू दैट ऑफ अ पंप इन वाटर सर्किट्स। वाटर सर्किट्स में से पंप ऊपर चढ़ा देता है ना पानी, उन लोगों के सोसाइटीज में ओवरहेड टैंक्स होते हैं, तो पंप चालू होता है सुबह में, वो ओवरहेड टैंक्स भर जाते हैं, उसके बाद फिर क्या, टैप्स खोलते हैं तो टैप से बाहर निकलने लगते, तो उसी तरह की बात है, ठीक है।
तो चार्ज को ऊपर चढ़ा दिया हाई पोटेंशियल पे और उसके बाद हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल स्पॉन्टेनियसली फ्लो करेगा बाहर, ठीक है। So a battery pumps charges from a low potential energy to a higher potential energy using various mechanisms. अलग अलग तरह के मैकेनिज्म हो सकते हैं, could be chemical mechanism, magnetic mechanism or some other mechanism. Inside a battery, this increase in potential energy is achieved by making positive charges flow against the electric field or negative charges flow along the electric field. This energy comes at the expense of other energies in the battery. For instance, in chemical energy, lead acid battery में ये chemical energy के expense पे आता है, ठीक है। For that matter, lithium ion बैटरी तुम्हारे मोबाइल फोन्स में होती है, वो भी केमिकल बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी, ठीक है, रिचार्जेबल होती है। लेड एसिड भी रिचार्जेबल होती है, तुम्हारे जनरली ऑटोमोबाइल्स में अक्सर लेड एसिड बैटरी होती है, ठीक है। An ideal battery has zero internal resistance and maintains a constant potential difference. तो अभी कोई भी बैटरी ऐसे आइडियल बैटरी नहीं होती है, लेकिन हम आइडियल बैटरी को कॉन्सेप्ट की तरह से हम लेके चलेंगे। कई जगह क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन्ड है, तो विल ट्रीट इट एज एन आइडियल बैटरी। तो आइडियल बैटरी की जीरो रेजिस्टेंस, इसका मतलब क्या है? एक्चुअल तो देखो, जब सर्किट कंप्लीट किया तो इस रीजन में जब चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो सोचो इधर एसिड की कुछ विस्कोसिटी होगी, ठीक है, इसके अंदर भी जब इलेक्ट्रॉन्स या आयंस चल रहे हैं तो आपस में उनकी कुछ टक्करें हो रही होंगी, तो यहाँ पर भी तो कुछ I2R लॉस हो रहा होगा कि नहीं? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इधर जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक मीडियम है तुम्हारा, उसकी भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी। तो इसका मतलब क्या, इस बैटरी में कुछ तो इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो जो पंपिंग प्रोसेस से जो एनर्जी जनरेट हो रही है उसका कुछ पार्ट तो खुद ही बैटरी खा जा रही है, इज इट नॉट? Instead of releasing all the energy in the external resistor, some energy will be lost in the battery itself. So every battery will have some internal resistance normally. लेकिन हम आइडियल बैटरी को एक कंसेप्ट की तरह से देखते हैं, जहां पे क्या मानते हैं, आइडियल बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस इज लिटरल जीरो, ठीक है, ओके। हाँ, तो आइडियल बैटरी हैज जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस एंड मेंटेन्स अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन दोनों के टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी हमेशा कांस्टेंट रहता है आइडियल बैटरी के लिए, ठीक है। रियल बैटरीज में ये वेरी कर सकता है, बैटरी की मतलब कुछ रीजन से कुछ बैटरीज में देखोगे तो लॉन्ग टाइम के बाद थोड़ा बहुत पोटेंशियल डिफरेंस में भी फर्क दिखने लगता है तुम लोगों को, ठीक है। दिस पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी यूज्ड टू मेक करंट फ्लो थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट एलिमेंट, ऑल्सो चार्जिंग द कैपेसिटर्स। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हम कैपेसिटर्स को भी चार्ज कर सकते हैं। तो समझ में आया बैटरी कैसे है, बैटरी का कॉन्सेप्ट क्या है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं व्हाट इज नोन एज ईएमएफ ऑफ द बैटरी। किसी भी बैटरी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, शॉर्ट में ईएमएफ बोलते हैं। यहाँ पे फुल फॉर्म लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, बट इट्स अ मिसनॉमर। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज अ मिसनॉमर, क्योंकि ये एक्चुअली तो जूल पर कूलम में होता है ईएमएफ जो है, तो मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज है बेसिकली, ठीक है। तो ईएमएफ कैसे डिफाइन किया हम लोगों ने, वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस से केमिकल फोर्सेस एटसेट्रा इन पुशिंग द चार्जेस अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द बैटरी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। मैंने बताया था ना, बैटरी में खाली कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं हो सकते, देयर हैज टू बी अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, अदरवाइज तो कोई हीटिंग ही नहीं हो पाएगी, ठीक है नहीं। तो whatever are the non-conservative forces, they are doing some work in the process of pumping the charges. So work done per unit charge in the process of pumping the charges by the non-conservative forces, that is the EMF of the battery, which is also the negative work done by the conservative forces, right? Steady state में क्या होगा, फिर charges तो मतलब रुक जाएंगे ना फिर finally, ठीक है। तो समझ गए। तो ये non-conservative forces क्या हो सकते हैं, they can be chemical forces or there can be magnetic forces, pseudo forces, बहुत तरह के forces हो सकते हैं। pseudo forces से भी EMF जनरेट होगी। तो ये सब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम और पढ़ेंगे, बैटरीज किस तरह से जनरेट हो सकती है, ठीक है। तो मैथमेटिकली हमारा ईएमएफ क्या है, वर्क डन बाय बैटरी पर यूनिट चार्ज, ठीक है। वर्क डन बाय द बैटरी जब बोल रहे हो तो वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इन द बैटरी। जस्ट थिंक दैट देयर इज एन ई एंड देयर इज एन ई स्टार, ठीक है। इट्स नॉट विजिबल बट ई स्टार इज व्हाट, ई स्टार इज द केमिकल फील्ड, समझ गए। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यू कैन से दैट देयर इज अ फील्ड व्हिच इज ट्राइंग टू पुश इट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट्स अ केमिकल फील्ड दैट्स प्रोवाइडिंग सम पुशिंग फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। द एडजेसेंट पिक्चर शोज द सिंबल फॉर एन आइडियल सेल। आइडियल सेल या आइडियल बैटरी इस तरह से सिंबल होता है। पॉजिटिव टर्मिनल को लंबी लाइन से डिनोट करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल को छोटी लाइन से डिनोट करते हैं, और बैटरी के अंदर फील्ड हमेशा ऐसे होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसे होता है, कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। इफ अ चार्ज इज पम्प्ड फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, द बैटरी इज सेड टू हैव डन पॉजिटिव वर्क। अगर चार्ज मेरा इस तरफ फ्लो करता है बैटरी के थ्रू, तो हम कहते हैं बैटरी ने पॉजिटिव वर्क किया, ठीक है, ओके। That is, if a charge plus q flows from B to A passing through the battery, work done by the battery is plus QE। समझ गए। E अगर इसकी EMF है, Q चार्ज फ्लो कर गया तो work done by the battery is Q into E, क्योंकि डेफिनेशन यही थी ना हमारी EMF की, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो Q चार्ज फ्लो करेगा तो QE वर्क होगा, राइट, ठीक है।
ओके, while if a charge plus q passes from a to b, अगर मान लो इस तरफ मेरा चार्ज फ्लो कर गया, बैटरी की पोलैरिटी के अगेंस्ट ऐसे चार्ज फ्लो कर गया, तो फिर वर्क डन बाय बैटरी नेगेटिव कहलाएगा, ठीक है। देन द वर्क डन बाय बैटरी इज टेकन एज माइनस QE। अब ऐसे कैसे फ्लो कर सकता है, तो बिल्कुल फ्लो कर सकता है बैटरी की पोलैरिटी के अगेंस्ट। एक 9 वोल्ट की बैटरी, एक 3 वोल्ट की बैटरी, तो 9 वोल्ट की बैटरी तो ऐसे ही भगाएगी चार्ज इसके थ्रू, तो हो ही सकता हो खुद डायरेक्शन फ्लो कर जाए। इस तरह की बात है कि एक पंप नीचे की तरफ फ्लो कर नीचे की तरफ पंप कर रहा है, एक पंप उसी वाटर लाइन पे, और एक पंप ऊपर की तरफ पंप कर रहा है, बट नीचे वाला पंप स्ट्रॉन्गर है ऊपर वाले पंप से, तो ऊपर वाले पंप का वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, नीचे वाले पंप का वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव वर्क भी हो सकता है, समझ गए। तो चार्ज कैन आल्सो फ्लो अगेंस्ट द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी। इन दैट केस the work done by the battery is taken as minus QE या negative. Okay. An ideal battery always maintains a constant potential difference across its terminals. तो ideal battery में हमेशा मानेंगे जो EMF दे रखी है वही potential difference है, okay, which is equal to EMF. Whenever a battery is connected in a circuit, amount of charge given by one terminal ultimately returns to the other terminal after passing through the external circuit. तो बैटरी की क्या प्रॉपर्टी है, जितना चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से देगी उतना वापस जरूर लेगी। बैटरी हमेशा ओवरऑल बैटरी न्यूट्रल होती है, ठीक है। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना चार्ज निकला है उतना नेगेटिव टर्मिनल में घुसेगा जरूर सर्किट कंप्लीट करके। अब कैपेसिटर प्लेट्स हैं, तो कैपेसिटर प्लेट्स में तो तुम सोच रहोगे कि चार्ज कैसे जाएगा, तो एक कैपेसिटर प्लेट है, दूसरी कैपेसिटर प्लेट है, बीच में तो एयर गैप है, तो ये चार्ज वापस कैसे आएगा, तो होगा क्या, बैटरी इधर से चार्ज पंप करेगी पॉजिटिव प्लेट में, पॉजिटिव प्लेट, ये प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया ये दूसरी वाली प्लेट के पॉजिटिव चार्जेस को आगे रिपेल करेगा, तो दूसरी वाली प्लेट से फिर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आगे भागेगा और वो नेगेटिव टर्मिनल में इकट्ठा होगा, और ये वाली प्लेट के ऊपर फिर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझ में आई बात की नहीं। पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के इधर चार्ज इकट्ठा हो रहा है, और इधर जो पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है ये दूसरी प्लेट के पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है, और वो रिपल्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज जो है, सॉरी, ये पॉजिटिव चार्ज वापस नेगेटिव टर्मिनल के अंदर वापस घुस जा रहा है, तो इस तरह से सर्किट कंप्लीट हो रहा है। इट्स नॉट दैट समथिंग इज पासिंग थ्रू द एयर गैप, बट accumulation of positive charge on one plate is causing the repulsion of positive charge from the other plate so as to complete the circuit. समझ में आई बात की नहीं। as if एयर के थ्रू निकल गया, बट एयर के थ्रू निकला नहीं है चार्ज, वो रिपल्शन की वजह से आगे वो जैसे रिले रेस टाइप का हो गया, समझ गए। इधर पॉजिटिव इकट्ठा हुआ, उसने आगे रिले कर दिया पॉजिटिव चार्ज को, तो उस दूसरी प्लेट के ऊपर फिर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है अपने, ठीक है, ओके, ठीक है। तो समझ में आ गया ये बैटरी के जो भी बातें बैटरी से रिलेटेड, आई होप समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ओके, इसके बाद हम लोग बात करते किरचॉफ्स लॉज। आई एम नॉट श्योर वेदर दैट्स द प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, किरचॉफ को पता नहीं, कुछ लोगों को मैंने किरखॉफ बोलते हुए सुना, आई एम नॉट श्योर वेदर दैट्स द करेक्ट, ठीक है, खौफ ना प्रोनाउंसिएशन, मैं किरचॉफ ही बोलता हूँ इसको, ठीक है। किरचॉफ्स लॉज की बात करते हैं, तो किरचॉफ्स लॉज की जरूरत कहाँ पड़ेगी, हम लोग, मैंने जैसे बताया कि आगे कैपेसिटर सर्किट्स हम लोग सॉल्व करेंगे, तो कैपेसिटर सर्किट सॉल्व करने के लिए हमें दो किरचॉफ्स लॉज की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो वो क्या है लॉज, तो क्या लिखा मैंने, अच्छा पढ़ देता हूं एक बार। फॉर सॉल्विंग द चार्ज फ्लोज इन सर्किट्स देयर आर सर्टेन लॉजिकल रूल्स टू बी फॉलोड व्हाइल कंसीडरिंग वेरियस जंक्शंस एंड ब्रांचेस इन द सर्किट्स एंड दस दीस रूल्स आर कॉल्ड किरचॉफ्स लॉज। तो क्या रूल्स है, तो सबसे पहला रूल अभी ध्यान से सुनो, कॉमन सेंस लॉ है, क्या है, जिसको हम कहते हैं जंक्शन लॉ। तो कॉमन सेंस वाली बात है, अगर कहीं किसी जॉइंट में मेरा एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है चार्ज, तो इसका मतलब जितना आ रहा है उतना जा रहा है, इज इट नॉट। तो यहाँ पे मान लो मेरे सर्किट में यहाँ पे कोई जॉइंट है, इधर से अगर Q1 चार्ज आ रहा है, इधर Q2 जा रहा है, Q3 जा रहा है, इधर एक्यूमुलेट नहीं हो रहा, तो Q1 शुड बी इक्वल टू Q2 प्लस Q3। आई बात समझ नहीं। तो ये मेरा पहला लॉ है, क्या लिखा, इन स्टेडी स्टेट इफ देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज एट अ जंक्शन द नेट चार्ज फ्लोइंग इनटू अ जंक्शन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग आउट ऑफ इट। बिल्कुल ये उसी तरह की बात है जैसे हमने उसमें हीट ट्रांसफर में भी किया था ना, हम लोगों ने थर्मल सर्किट्स में भी इसी तरह का लॉ बोला था, ठीक है, वही लॉ है, ठीक है। वहां पे हीट इनफ्लो इक्वल टू हीट आउटफ्लो बोल दिया था, ठीक है। और अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस फ्लोइंग इनटू अ जंक्शन इज 0। तो दो स्टेटमेंट्स हैं, एक है अलजेब्रिक सम वाली और दूसरी है कि इनफ्लो इक्वल टू आउटफ्लो, तो दोनों इफेक्टिवली बराबर ही हैं। तो जब मैं ये लिखता हूँ Q1 इक्वल टू Q2 प्लस Q3, तो ये मेरी पहली स्टेटमेंट है कि इनफ्लो इक्वल टू आउटफ्लो। और जब मैं ऐसा लिखता हूँ Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 इक्वल टू 0, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्ज फ्लो 0 कर रहा हूँ। तो जो इनफ्लो है उसको मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो आउटफ्लो को नेगेटिव ले रहा हूँ। तो ये पहला इनफ्लो, दूसरा इनफ्लो और तीसरा इनफ्लो, तो सारे इनफ्लोज का सम 0 कर दिया, आउटफ्लो इज नेगेटिव इनफ्लो, राइट। तो अलजेब्रिक सम से ये मतलब समझ गए, तो ये सेकंड स्टेटमेंट का मतलब, ठीक है। Here we counted the charge flowing into junction as positive and charge leaving the junction as negative. हम चाहें तो अदर वे राउंड भी कर सकते हैं, we can consider charge leaving a junction as positive and entering the junction negative. कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, क्योंकि 0 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, इज इट नॉट। समझ गए कि नहीं। इस पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी तो वैलिड इक्वेशन ही है ना। तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस फ्लोइंग इनटू अ जंक्शन 0 बोलो या फिर आउट ऑफ अ जंक्शन 0 बोलो, एक ही बात, ठीक है, डजंट मेक एनी डिफरेंस हियर, ठीक है।
This law is based on conservation of charges. Just as flow entering a joint must be equal to the outflow in absence of accumulation. In the same way, the first rule is continuity equation for the charge flow. एक तरह का continuity equation है. जैसे यहाँ पे पानी का branching हो रहा है, तो इधर से जितना flow inflow हो रहा है उतना outflow हो रहा है. जैसे यहाँ पे continuity equation है, वैसे वहाँ पे भी continuity equation. आई बात समझ में? ठीक है. तो फर्स्ट लॉ क्लियर है सभी को. इसके बाद हम लोग बात करते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ. किरचॉफ का सेकंड लॉ या फिर जिसको हम लूप लॉ भी कहते हैं, लूप रूल या फिर वोल्टेज लॉ भी कहते हैं. तो एक चीज देखो, ये भी कॉमन सेंस पे बेस्ड है. एक चीज बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है हमारा कंजर्वेटिव फील्ड होता है ना. इसका मतलब क्या है, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे अगर तुम वापस आ गए पूरा लूप कंप्लीट करके, तो टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जीरो होना चाहिए. इज इट नॉट? इफ यू आर मूविंग थ्रू अ सर्किट, कहीं से तुमने शुरू किया किसी भी जगह से, फिर किसी बैटरी को क्रॉस किया, फिर किसी कैपेसिटर को क्रॉस किया, फिर किसी बैटरी को क्रॉस किया, फिर कैपेसिटर को क्रॉस किया, फिर एक और कैपेसिटर को क्रॉस किया, कुछ तो होंगे ना सर्किट एलिमेंट्स. जहां से शुरू किया तुम वहीं पे अगर वापस आ गए, तो हर एक एलिमेंट को क्रॉस करने में इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ कुछ वर्क डन होगा. लेकिन तुम्हें पता है कि क्लोज पाथ के अंदर ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन जीरो होना चाहिए. ना, और किसी भी एलिमेंट को जब क्रॉस कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन क्या होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा. तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल होता है और पोटेंशियल ड्रॉप इनिशियल माइनस फाइनल होता है. तो इसका मतलब क्या, मैं कह सकता हूँ सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम जीरो होना चाहिए. समझ में आई बात की नहीं? या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ सारे पोटेंशियल ड्रॉप्स का सम जीरो होना चाहिए. पोटेंशियल डिफरेंसेस, ड्रॉप जो होता है, ड्रॉप इज नेगेटिव ऑफ द डिफरेंस. मतलब समझो कोई कैपेसिटर प्लेट है, ये प्लस टर्मिनल है, माइनस टर्मिनल है. पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे तो डिफरेंस तुम्हारा नेगेटिव होगा. फाइनल माइनस इनिशियल विल बी नेगेटिव, बट इनिशियल माइनस फाइनल विल बी पॉजिटिव. समझ गए? तो मैं जो इक्वेशन बनाऊंगा वो पोटेंशियल ड्रॉप्स के टर्म्स में बनाऊंगा. बाकी पोटेंशियल डिफरेंसेस भी बोलो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे हिसाब से पोटेंशियल ड्रॉप्स में इक्वेशन ज्यादा लॉजिकल होती है, यानी ज्यादा इजी होती है. लॉजिकल तो खैर दोनों ही है. वो क्या है वो इक्वेशन में अभी थोड़ा पढ़ के मैं तुम लोगों को बताता हूँ. तो है क्या, लॉजिक समझ में आ रहा है ना, कि पूरे लूप के अंदर सारे पोटेंशियल ड्रॉप्स का सम जीरो होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव. क्या लिखा, summation of potential drops across all the elements in a closed loop is zero. This is true because electrostatic field is a conservative field. Therefore, in any closed loop, integral of E dot dl used to be zero. मैंने माइनस ई डॉट डीएल नहीं लिखा, पर तुम्हें पता माइनस ई डॉट डीएल जीरो होगा तो ई डॉट डीएल भी जीरो होगा, है ना. एंड ई डॉट डीएल इज द पोटेंशियल ड्रॉप, माइनस ई डॉट डीएल इज द पोटेंशियल डिफरेंस. ई डॉट डीएल इज द पोटेंशियल ड्रॉप, इनिशियल माइनस फाइनल. डिफरेंस होता है फाइनल माइनस इनिशियल. ओके. एंड ई डॉट डीएल अक्रॉस एनी एलिमेंट ऑफ द सर्किट एलिमेंट रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इट. ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप को रिप्रेजेंट करता है. ओके. While traveling along a loop, if we hit a negative terminal of battery of EMF E, we should write minus E for the potential drop. मतलब क्या है, जैसे मान लो यहां से H से A जा रहा हूं, तो मैंने पहले बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हिट किया ना, नेगेटिव टर्मिनल हिट किया और नेगेटिव टर्मिनल को क्रॉस करके ऊपर जा रहा हूं, तो मेरे को क्या करना है, पोटेंशियल ड्रॉप को मुझे नेगेटिव लिखना है. पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल. ठीक है. तो सोचो बैटरी, अगर यहां से बैटरी में फील्ड तो नीचे की तरफ होगा, मालूम है कि नहीं, बैटरी में पोलैरिटी के अगेंस्ट फील्ड होता है. तो इस बैटरी के अंदर फील्ड, जो फील्ड लाइंस होंगी वो नीचे की तरफ होंगी. तो यहां से यहां अगर ऊपर जा रहे हो तो तुम्हारा पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है. इज इट नॉट? बोलो. इस बैटरी में फील्ड जो डाउनवर्ड है ना, तो इस बैटरी को क्रॉस करके अगर कोई चार्ज जा रहा है तो फील्ड के अगेंस्ट मूव कर रहा है पॉजिटिव चार्ज, उसका पोटेंशियल राइज हो रहा है. इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हमारा पॉजिटिव होगा, लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप फिर नेगेटिव हो जाएगा. आई बात समझ में नहीं? क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल है, और पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल. बिकॉज द पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर पोटेंशियल ड्रॉप इज नेगेटिव. तो यहाँ पे क्या, अगर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को हिट करके हम क्रॉस कर रहे हैं बैटरी को, तो फिर पोटेंशियल ड्रॉप के लिए क्या लिखना है, माइनस ही लिखना है. समझ में आया क्यों? माइनस ही लिखेंगे पोटेंशियल ड्रॉप for the potential drop while crossing it. Similarly, if we hit the positive terminal of battery, we should write plus E for the potential drop. ऐसे ही ऊपर से नीचे अगर क्रॉस कर रहे हो बैटरी को लूप ट्रैवल करते हुए, तो पोटेंशियल ड्रॉप को पॉजिटिव लिखना पड़ेगा. तो समझ में आ रही बात की नहीं? पोटेंशियल ड्रॉप में लिखने का ये फायदा है कि याद करने में आसान है. नेगेटिव को हिट किया तो माइनस ही लिखा, पॉजिटिव को हिट किया तो प्लस ही लिखा. अगर पोटेंशियल राइजेस में तुम ये इक्वेशन लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंसेस में ये इक्वेशन लिखते, तो नेगेटिव को हिट करके प्लस ही लिखते, पॉजिटिव को हिट करके माइनस ही लिखते, तो वो मुझे मतलब थोड़ा अजीब लगता है, ऑकवर्ड लगता है. ठीक है. तो ड्रॉप्स में ये है कि जिस तरह की प्लेट को हिट किया वही हमें लिखना है. ठीक है. तो ठीक है. अच्छा, while traversing a loop, if we hit the capacitor plate having a charge plus Q, इसी तरह से कैपेसिटर प्लेट के ऊपर अगर मान लो प्लस Q चार्ज है और प्लस Q प्लेट को से माइनस Q की तरफ क्रॉस कर रहे हो, तो पोटेंशियल ड्रॉप फिर पॉजिटिव हो जाएगा. सोच के देखो, कोई कैपेसिटर प्लेट है, यहाँ पे प्लस Q चार्ज है, यहाँ पे माइनस Q चार्ज है, तो यहाँ पे फील्ड लाइन नीचे की तरफ होंगी ना. बोलो, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ अगर इसको क्रॉस कर रहे हो तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा पॉजिटिव होगा. ठीक है नहीं? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगा. इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव होगा और पोटेंशियल राइज मेरा नेगेटिव होगा. राइट. तो वापस अगर मैं पोटेंशियल राइजेस के टर्म्स में लिखता तो पॉजिटिव प्लेट को हिट करके मेरे को माइनस Q बाई C लिखना पड़ता. तो यहाँ पे समझ में आ रही बात की नहीं? तो पोटेंशियल ड्रॉप के टर्म्स में लिखने में ये
पॉजिटिव प्लेट को हिट किया तो प्लस क्यू बाई सी लिखना है, नेगेटिव प्लेट को हिट किया तो माइनस क्यू बाई सी लिखना है। तो पोटेंशियल ड्रॉप्स में भी हम इक्वेशन बना ही सकते हैं, और मैं हमेशा ड्रॉप्स में इक्वेशन बनाता हूँ, ठीक है। तो क्या लिखा, व्हाइल ट्रैवर्सिंग अ लूप इफ वी हिट द कैपेसिटर प्लेट हैविंग अ चार्ज प्लस क्यू, वी शुड राइट प्लस क्यू बाई सी फॉर द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर वेयर सी इज द कैपेसिटेंस, ठीक है। Similarly, if we hit the negative plate of the capacitor, we must write minus q by c for the potential drop encountered while crossing the capacitor. लॉजिक समझ में आ रहा है ना क्यों, ठीक है। अब एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन है हमारा, राइट द लूप लॉ इक्वेशन फॉर द लूप ए बी डी ई एफ जी एच ए इन द सर्किट शोन अबव। तो यहाँ पे ये मेरा सर्किट है, इसके लिए ए बी डी ई एफ जी एच ए, मेरे ख्याल इसी के लिए पूछा हुआ है, तो इसके लिए लूप लॉ लिखना है, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखना, मेरे साथ साथ देखो। तो मैंने क्या माना, यहाँ इस बैटरी से मान लो x चार्ज फ्लो किया, तो इस कैपेसिटर पे मैंने ले लिया प्लस x और इस कैपेसिटर प्लेट पे ले लिया माइनस x, क्योंकि मैंने बताया था ना जितना चार्ज जाएगा उतना आगे जरूर बढ़ना है, नहीं तो बैटरी के पास बैटरी ने जितना दिया उतना मिल नहीं पाएगा। तो यहाँ से x चार्ज फ्लो किया, इस कैपेसिटर प्लेट पे प्लस x, यहाँ पे माइनस x, फिर यहाँ पे मान लिया ये प्लस y गया और इधर इधर कुछ प्लस z जाएगा। इनफैक्ट अगर यहाँ से x है इधर y चला गया तो इधर x माइनस y जाएगा, ठीक है। वो जंक्शन रूल से हम कह सकते हैं, बाकी मुझे जरूरत नहीं थी उसकी, इसलिए मैंने किया नहीं अभी। तो यहाँ पे मान लो ये प्लस y और ये माइनस y, फिर ठीक है, जितना आएगा उतना आगे जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से ये मेरा ये लूप कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो अब इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं। तो a से b तक तो कुछ भी नहीं मिला, b से d जाते हुए मैंने पॉजिटिव प्लेट हिट की, तो क्या लिखेंगे x बाई सी वन, प्लस x बाई सी वन लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं मिला, फिर उसके बाद फिर पॉजिटिव प्लेट हिट की मैंने C2 की, तो क्या लिखेंगे प्लस y बाई C2। उसके बाद फिर कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, नेगेटिव प्लेट मिली बैटरी की, तो क्या लिखेंगे माइनस 12, समझ गए, या माइनस ई इज इक्वल टू वापस जहां से शुरू किया था वहीं पे वापस आ गए तो 0। तो ये सारे सम करके मैं 0 कर दिया। तो देखो वही इक्वेशन लिखी हुई है, समझ में आ रहा है ना क्या लिखा है। जूम इन कर देता हूँ, जूम आउट करता हूँ, तो ये दिख रहा है x बाई सी वन प्लस वाई बाई सी टू एंड माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये मेरी इस लूप की इक्वेशन आ गई। आया समझ में कि नहीं। ऐसे ही और भी लूप्स होंगे, तो और लूप्स की इक्वेशन लिख के हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस आ जाएंगी चार्जेस में, उसको साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके विल बी एबल टू फाइंड आउट एग्जैक्टली कितना कितना चार्ज हर एक कैपेसिटर पे आ रहा है, समझ में, ठीक है। तो अब इस तरह की इक्वेशन और भी लूप्स के लिए बना के वी कैन सॉल्व फॉर द चार्जेस, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, अभी ध्यान से देखो, एक सर्किट हम लोग एक्चुअल में सॉल्व करके देखते हैं। अच्छा बाय द वे, किसी को लूप लॉ में और जंक्शन लॉ में डाउट है तो पूछ लो, उसके बाद फिर सर्किट। तो अभी हम लोग जंक्शन लॉ लगाने की हम प्रैक्टिस करते हैं। जंक्शन लॉ क्या, दोनों ही के किरचॉफ लॉ लगाने की प्रैक्टिस करते हैं। ये इंपॉर्टेंट स्किल है, बहुत काम आने वाला है, तो इसलिए पेशेंटली देखो इसको और अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करो कि हो क्या रहा है। यही, क्योंकि बार बार हर सर्किट में इसी तरह का हम लोग काम कर रहे होंगे, तो इसको एक बार अच्छे से समझ लो कैसे कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे मेरे को एक सर्किट दे रखा है, ठीक है। ये मेरा एक सर्किट है जिसमें कैपेसिटेंसेस क्या है, ये भी 1 माइक्रोफैरेड 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 है और ये हाफ माइक्रोफैरेड है, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर वन कैपेसिटर, ऑल द कैपेसिटर्स आर 1 माइक्रोफैरेड, ओके। और यहाँ पे बैटरी मैंने लगा रखी कितने वोल्ट की, 10 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, ठीक है। और मैं चाहता क्यों, मैं हर एक कैपेसिटर पे चार्ज निकालना चाहता हूँ, ओके। आई वांट टू फाइंड आउट द चार्ज ऑन एवरी कैपेसिटर। तो क्या किया, मान लेते हैं इस ब्रांच में x चार्ज फ्लो कर रहा है, इस ब्रांच में मान लिया y चार्ज फ्लो कर रहा है। मैं ब्रांच के चार्ज की बात कर ही सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कितना चार्ज एंटर करेगा उतना ही लीव करना पड़ेगा, नहीं तो बैटरी के पास वापस उतना नहीं आ पाएगा, समझ गए। तो इस ब्रांच में मैंने चार्ज फ्लो x माना, इस ब्रांच में चार्ज फ्लो y माना, तो इस ब्रांच से कितना आना चाहिए x प्लस y, क्यों, बाई जंक्शन रूल, समझ गए कि नहीं। फिर यहां से x चार्ज चला और यहाँ पे मान लो z चार्ज इधर चला गया, इस वाले कैपेसिटर पे z चार्ज आ गया, तो यहाँ पे बचा कितना x माइनस z, इस जंक्शन पे जंक्शन लॉ सेटिस्फाई करके, ठीक है। इधर से y आया, इधर से z आया, तो इधर कितना जाएगा, फिर ये y प्लस z जाएगा, फिर इधर से y प्लस z आगे चलेगा, ठीक है। और यहाँ से x माइनस z आगे चलेगा, इधर से y प्लस z आगे चलेगा, तो वापस देखो यहाँ पे वापस x प्लस y बन गया इसका, ठीक है। तो जंक्शन रूल सेटिस्फाई हो गया पूरे में। अब मेरे पास 3 अननोन्स है, आई हैव 3 अननोन्स x y एंड z, 3 अननोन्स है मेरे पास। तो 3 अननोन्स के लिए मुझे 3 इक्वेशंस बनानी पड़ेंगे, ठीक है। तो इक्वेशंस कैसे बनानी है उसके पहले ये समझ लो कैसे नहीं बनानी है। मुझे 3 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस चाहिए, मतलब 2 इक्वेशन से अगर 2 इक्वेशन को ऐड करके तीसरी बनाओगे तो फिर सॉल्व करके कुछ नहीं मिलेगा, इज इट नॉट। ऐसे तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 है मान लो एक इक्वेशन, तो इसी को 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसी को 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर कुछ सॉल्यूशन थोड़ी ना निकलेगा। यू नीड 3 इंडिपेंडेंट इक्वेशन, समझ में आई बात की नहीं। तो इसीलिए 3 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस के लिए 3 लूप्स इंडिपेंडेंट चाहिए होंगे। तो ऐसा मत करना कि एक लूप डी ई के डी ले लो, एक लूप ई एफ के ई ले लो और एक लूप इन दोनों का यूनियन ले लो, तो गलत हो जाएगा। समझ में आ रही है बात की नहीं।
ये एक फील्ड है, खेत समझ लो, खेत की बाउंड्री है, तो ये एक खेत है, इसको कंसिडर कर लिया, ये एक खेत है, इसको कंसिडर कर लिया, तो इन दोनों का यूनियन मत कंसिडर करना, नहीं तो यू वोंट गेट इंडिपेंडेंट इक्वेशन, यू नीड टू कंसिडर समथिंग न्यू। तो वो इक्वेशन, वही दो पहली दो इक्वेशन आई ना, उन्हीं का एडिशन आ जाएगा, दोनों लूप्स की इकट्ठे बनाओगे, या तो एडिशन आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, कोई लीनियर ऑपरेशन आ जाएगा, विच विल नॉट यील्ड एनी न्यू इक्वेशन। तो हमको जरूरी है कि हम 3 इंडिपेंडेंट इक्वेशन बनाए। तो बेस्ट है एक इस खेत की इक्वेशन बना लो, एक इस वाले खेत की इक्वेशन बना लो, एक इस वाले खेत की बना लो, एक इस वाले खेत की इक्वेशन बना लो, समझ गए? तीनों खेतों की इक्वेशन बना के फिर सॉल्व कर लेंगे। तो वही काम करते हैं। तो क्या किया, क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द कैपेसिटर सर्किट शोन इन द फिगर, ईच कैपेसिटर इज 1 माइक्रोफैरड except one which is half microfarad. Find the charge variables x, y and z flowing through various branches. x, y, z represent the charges in microcoulombs. अच्छा ये भी है, x, y, z को मैंने जान के माइक्रोकूलम्स में रखा है, क्योंकि कैपेसिटेंस मेरी माइक्रोफैरड में है ना, तो इसलिए सीधे x by 1 लिखना चाहूंगा मैं, बार बार x कौन 1 to 10 -6 नहीं लिखना चाह रहा। तो x को मैंने ऑलरेडी माइक्रोकूलम में ही सोच लिया, ठीक है। x, y, z की जो भी मेरे पास नंबर्स आ रहे हैं उसकी यूनिट्स माइक्रोकूलम्स होगी, तो माइक्रोकूलम जो में माइक्रोफैरड विल बी, मतलब समझ गए, माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए एक्स वाई जेड की यूनिट्स ऑलरेडी मैंने माइक्रोकूलम्स कंसीडर की, ठीक है। तो अब मैंने क्या लिखा, फॉर 3 अननोन्स वी विल नीड 3 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस, दिस कैन बी डन बाय कंसीडरिंग 3 डिफरेंट लूप्स। तो पहला लूप मैंने क्या लिया, डी ई के डी, ये लूप लिया, ठीक है। समझ में आ रहा क्या लूप लिया, डी ई के डी। तो यहां से चले तो क्या लिखोगे, एक्स अपॉन 1, क्यू बाई सी लिखोगे, पॉजिटिव प्लेट हिट की तो एक्स बाय 1, ठीक है, तो एक्स बाय 1 लिख लिया। फिर उसके बाद फिर से पॉजिटिव प्लेट हिट की तुमने, तो क्या लिख लिया, z by 1, समझ गए। ये मत सोचना पॉजिटिव प्लेट हिट की तो उसके बाद फिर माइनस z by 1 कर दो, उसको क्रॉस करके पॉजिटिव प्लेट हिट करके, नहीं तो सब जगह 0 लिखते जाओगे, समझ गए। पॉजिटिव प्लेट हिट की तो z by 1, फिर इसको क्रॉस करके, फिर उसके बाद यहां से वापस पहुंचे, अब नेगेटिव प्लेट हिट की तो इसलिए माइनस y by 1 इज इक्वल टू 0। तो समझ में आई ये सबसे पहली इक्वेशन, सभी को समझ में आ रहा है लूप लॉ कैसे लगा रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा लूप ले लेते हैं, ई एफ के ई, ये लूप ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां से गए तो x माइनस जेड वाले चार्ज की प्लेट हिट की। अच्छा बाय द वे कई बार हमें पता भी नहीं होगा वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसको जानने की जरूरत भी नहीं है, जो चार्ज है उसी को डिवाइडेड बाय सी लिखना है, ठीक है। तो x माइनस जेड मुझे सोचने की जरूरत, ऐसे तो पॉजिटिव आएगा इस केस में, लेकिन मुझे पता भी नहीं है, तो भी मुझे पता है ये ड्रॉप जो है x माइनस जेड बाई ई ही लिखना है। प्लस क्यू होता तो प्लस क्यू बाई लिखते, माइनस क्यू होता तो माइनस क्यू बाई ई लिखते, तो x माइनस जेड है तो x माइनस जेड बाई सी लिखेंगे, सॉरी नॉट बाई ई, बाई सी लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, x माइनस जेड डिवाइडेड बाय हाफ लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। वही लिखा देखो, x माइनस जेड डिवाइडेड बाय हाफ, प्लस यहां से फिर इधर गए तो इधर कितना चार्ज हिट किया मैंने, माइनस वाई माइनस जेड, तो क्या लिखा फिर, माइनस वाई माइनस जेड डिवाइडेड बाय 1, ये 1 माइक्रोफैरड है, ठीक है। उसके बाद फिर यहां से वापस गए तो क्या हिट किया, माइनस जेड हिट किया, तो माइनस जेड बाय 1 इक्वल टू 0। समझ में आया। अब अगली इक्वेशन तुम लोग खुद से चाहो तो बना के देख सकते हो, ये इक्वेशन अगर बनाओगे तो दिस विल बी जस्ट समेशन ऑफ दीस टू इक्वेशंस, तो कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो चाहो तो वेरीफाई करके देख सकते हो, ठीक है। तो इट विल जस्ट बी अ सम ऑफ दीस टू इक्वेशंस, सो दैट विल नॉट गिव यू एनीथिंग, सॉल्व तो नहीं कर पाओगे, मतलब ठीक है, यू विल गेट एन इक्वेशन बट इट विल बी यूजलेस इक्वेशन, ठीक है। अब अगली इक्वेशन लास्ट मैंने क्या बनाई, ये वाला लूप ले लिया, ए डी के एफ बी जी एच ए, ये लूप ले लिया मैंने, ठीक है। यानी ये वाला खेत, इन शॉर्ट पहले ये वाला खेत लिया, फिर ये वाला खेत लिया, फिर ये वाला खेत ले लिया, समझ गए। तो इसके लिए क्या इक्वेशन आएगी, तो देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले यहां से चालू करते हैं, तो ये y बाय 1 लिखा, समझ गए, इसकी प्लस y मैंने हिट किया। उसके बाद फिर यहां से इसको हिट किया तो प्लस y प्लस जेड बाय 1 लिखा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पहुंच के कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, फिर नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का हिट किया, तो इसलिए -10 इज इक्वल टू, अब ये वापस यहाँ पे जहां से चले थे वहां पे पहुंच गए, ठीक है। तो इज इक्वल टू 0। तो समझ में आई तीनों इक्वेशंस। अब मेरे पास 3 अननोन्स है x y z, उसके लिए 3 इक्वेशंस है, तो बस अब तो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है। तो वो सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके हमारे पास फाइनली, तुम लोग बाद में अपने हाथ से सॉल्व करके देख लेना, मैंने सॉफ्टवेयर से सॉल्व किया। तो x 50/13, y 60/13 और z मेरा 10/13 आ जाएगा सॉल्व करोगे। ऑल दीज आर इन माइक्रोकूलम्स, ठीक है। तो यानी जिस पे x दिख रहा है इस पे 50/13 माइक्रोकूलम आ जाएगा हमारा चार्ज, ठीक है। ऐसे ही जहां इसके ऊपर 60/13 माइक्रोकूलम और इसके ऊपर 10/13 माइक्रोकूलम चार्ज दे दूंगे, ठीक है, ठीक है। ऑल चार्जेस इन माइक्रोकूलम्स। नाउ वी कैन फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इंडिविजुअली। तो अब इंडिविजुअल चार्जेस निकालने, एक्स वाई जेड की वैल्यू पता है, तो इसके ऊपर एक्स माइनस जेड कैलकुलेट कर दो, इस कैपेसिटर का चार्ज आ जाएगा। इसके लिए वाई प्लस जेड कैलकुलेट कर दो, इस कैपेसिटर का चार्ज आ जाएगा, समझ गए। तो हर कैपेसिटर का चार्ज अब मिल जाएगा आपको, और बैटरी से चार्ज फ्लोन भी हम चाहें तो निकाल सकते हैं, वो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और बैटरी का वर्क डन निकालना तो वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया ना सभी को। इनफैक्ट बाद में एक प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे जहां पे हीट जनरेशन की बात करते हैं कि कैपेसिटर सर्किट में हीट कितना जनरेट होगा,
तो वो भी एक बार चार्जेस हमको पता चल गए ना, तो बैटरी का वर्क डन मिल जाएगा। बैटरी का वर्क डन क्या होगा, बैटरी की ईएमएफ इनटू जितना चार्ज इसमें से फ्लो किया, ठीक है। अब बैटरी का वर्क डन पता है और कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी पता चल जाएगी, हाफ सी वी स्क्वायर या फिर क्यू स्क्वायर बाय टू सी, क्यू स्क्वायर बाय टू सी। तो सारे कैपेसिटर्स में टोटल स्टोर्ड एनर्जी पता चल जाएगी और बैटरी ने वर्क कितना किया वो भी हमें पता चल जाएगा। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दो, तो जितना भी वर्क किया होगा या तो वो स्टोर हो जाएगा या वो हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, इज इट नॉट। तो हीट रिलीज निकालनी है कैपेसिटर सर्किट्स में, तो क्या करोगे, वर्क डन बाय बैटरी माइनस द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स, तो वो हमारा हीट रिलीज भी निकाल सकते हैं, ठीक है। वो बहुत डिटेल में हम लोग करने वाले हैं आगे, तो थोड़ा सा टाइम था तो मैंने बता दिया। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, इसमें जरा सा भी डाउट है तो अभी अच्छे से डिस्कस कर लो, अदरवाइज विल स्टॉप। यस, तो आज हम लोगों ने ये एक इंपॉर्टेंट सर्किट सॉल्विंग का मेथड सीखा, जो कि हमारा लूप चार्ज कह सकते हैं, लूप या लूप लॉ बेसिकली अप्लाई करने का। इसके अलावा एक और मेथड होता है जिसके अंदर हम वोल्टेज वेरिएबल्स कंसिडर करते हैं और जंक्शन लॉ की इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ तो हमने चार्ज वेरिएबल्स लिए और हमने लूप लॉ की इक्वेशन बनाई। एक ऑल्टरनेट तरीका होता है जो हम कल देखेंगे, दैट इज नोड वोल्टेज मेथड। उसमें हम क्या करते हैं, वोल्टेज वेरिएबल्स अज्यूम करते हैं और जंक्शन लॉ सेटिस्फाई करते हैं वोल्टेज वेरिएबल लेके। तो वो हम कल देखेंगे, आज के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।